गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। आ जाओ भाई, सब लोग कार्यक्रम शुरू करते हैं। हाँ उज्जवल, क्या प्रॉब्लम है बताएं। उज्जवल, हाँ जी, नमस्कार नमस्कार, जल्दी आ जाएं मैदान में, जल्दी से आ जाएं, शुरू करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, नमस्कार। मैं ठीक हूँ भाई। जल्दी से ज्वाइन करो। गुड इवनिंग। चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है सबको? मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को? जल्दी से यस बोलिए। मैं दिख रहा हूँ आप लोगों को? आवाज आ रही है? क्लियर है सब? शुरू करें कार्यक्रम। चलिए कार्यक्रम शुरू करते हैं। वापस सुने। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया। हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ लिया, साथ ही साथ हम लोगों ने गॉस थ्योरम के बारे में पढ़ लिया। और बच्चों, आपको याद है गॉस थ्योरम को यूज करके हम क्या करते थे? कई बार हम लोग चार्ज देते थे और आपसे क्लोज बॉडी का फ्लक्स पूछते थे, और कभी कभी फ्लक्स दे करके आपसे क्लोज बॉडी का एनक्लोज चार्ज पूछते थे। ये सब काम तो हमने किया ही था, लेकिन बात ये थी, मैंने आपको बोला था कि गॉस थ्योरम का जो मेन एप्लीकेशन है, जो मेन यूज है उसका, वो क्या है? ये लार्ज डायमेंशन वाली ऐसी चीजें जिनमें चार्ज सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, उन चीजों का इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने में काम आता है। यही गॉस थ्योरम का मेन एप्लीकेशन था। और इस एप्लीकेशन के मद्देनजर मैंने आपको बताया था कि हमें बारी बारी से चार चीजों को डील करना है। चार चीजें कौन कौन सी थी? पहला था नॉन कंडक्टिंग शीट, जिसमें सिग्मा की एक सिंगल लेयर थी। उसका आंसर हमने बना लिया था। आपको याद है नॉन कंडक्टिंग शीट सिग्मा एक लेयर थी, कितना आंसर बना लिया था उसका? सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। फिर हमने पढ़ा था कंडक्टिंग प्लेट के बारे में। कंडक्टिंग प्लेट में सिग्मा की दो लेयर थी, सिग्मा सिग्मा की दो लेयर थी, तो उसका आंसर कितना बना लिया था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट बना लिया था। ध्यान रखें, कोई कंफ्यूजन नहीं चाहिए। यस, इसको मैं आपको फाइनल बोलना चाहूंगा कि आप इस चक्कर में पढ़ो ही मत कि कंडक्टर है कि नॉन कंडक्टर है, भूल जाओ, सब बकवास है। काम की बात क्या है? इफ ऑब्जेक्ट इज हैविंग सिंगल लेयर ऑफ सिग्मा, वन लेयर ऑफ सिग्मा, देन उसका आंसर है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। If it is having two layer of sigma, then उसका आंसर है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। Whether it is conductor, non conductor, whatever it is, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। मैंने सिर्फ ये देखना है कि सिग्मा की एक लेयर है कि दो लेयर है। एक लेयर है तो आंसर ये होगा, और दो लेयर है तो आंसर ये वाला हो जाएगा। क्लियर है सब लोगों को? मैंने सिग्मा की सिंगल लेयर के बारे में, यानी कि नॉन कंडक्टिंग लेयर के बारे में मैंने आपको काफी क्वेश्चन करा दिए थे। कंडक्टिंग प्लेट का मामला क्लियर हो चुका है, ठीक है। और 7th और 8th डेट के लेक्चर रिकॉर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? क्यों भाई? 7th और 8th के लेक्चर मिले हैं आप लोगों को? बाकी लोग आंसर दें। 7th और 8th के लेक्चर मिले हैं क्या? मिले हैं? यार कैलाश, तेरे को बहुत प्रॉब्लम आती है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। बाकी सबको सब मिल रहा है, तू कंफ्यूज सा रहता है। कैलाश, थोड़ा सा फोकस कर, सब लोगों को मिला हुआ है भाई, है ना? थोड़ा सा, इट्स ऑल अबाउट योर स्टडी, इट्स ऑल अबाउट योर करियर ना। थोड़ा सा और ज्यादा सेंसिटिव और ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ध्यान दीजिए, मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा दिया था किसके बारे में? कंडक्टिंग प्लेट के बारे में पढ़ा दिया था। अब कंडक्टिंग प्लेट का फॉर्मूला कितना था अपना? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट था, लेकिन कब? जब उसमें दोनों तरफ सिग्मा सिग्मा था। ये बात क्लियर हो गई। और हाँ, आपने देखा होगा लेयर्स या प्लेट्स के मामले में डिस्टेंस पर हम डिपेंड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। मुझे आंसर दीजिए कि जैसे मानिए था, देखिए सब लोग, ये कोई कंडक्टिंग प्लेट है, इसकी वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पर ई, तो डबल दूर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? ई, E/2 या E/4? ई रहेगा। वेरी गुड रितु, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। और आधी डिस्टेंस पे क्या रहेगा? ई रहेगा। और ट्रिपल डिस्टेंस पे क्या रहेगा? ई रहेगा। वेरी गुड। डिस्टेंस पर हम डिपेंड नहीं कर रहे थे, तो इसकी वजह से अगर यहाँ ई है तो यहाँ 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 सब जगह क्या रहेगा? अलग अलग की सेम 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 सेम, यानी ई रहेगा, बिकॉज यू आर नॉट डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस। क्लियर है? चलिए, एक क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आया वो लेते हैं हम लोग। ध्यान दें, अपने नीट में एक क्वेश्चन आया है वो लेते हैं, उससे आपकी नॉलेज बढ़ेगी। यस, क्या क्वेश्चन है कि टू conducting plates, charge density sigma and
माइनस सिग्मा प्लेस्ड पैरेलल देन ई मिड पॉइंट क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन की लैंग्वेज पे गौर करें। दो कंडक्टिंग प्लेट हैं, उनकी डेंसिटी एक की प्लस सिग्मा और एक की माइनस सिग्मा, दोनों पैरेलल रखी हुई है। डायग्राम समझिए इसका। ये देखिए, मान लीजिए प्लेट प्लस सिग्मा वाली है और मान लीजिए प्लेट माइनस सिग्मा वाली है, तो ये किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस पर रखे हुए हैं, पैरेलल रखे हुए हैं। हमसे पूछा जा रहा है कि यहाँ मिड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको ध्यान से देखें, ये 2 सिग्मा एप्सिलॉन नहीं होगा। शिवम इसीलिए सवाल लिया है, ध्यान दीजिए, इसीलिए सवाल लिया है, ध्यान दीजिए। अभी ये कंडक्टिंग प्लेट है तो बच्चे गलती क्या करते हैं, जैसा कि शिवम कर चुका है। पॉजिटिव कंडक्टिंग प्लेट का कंट्रीब्यूशन कितना था, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और नेगेटिव क्या बोलेगा, टूवर्ड्स में कितना बोलेगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ऐसा लगता है कि मिड पॉइंट का आंसर कितना हो जाएगा, 2 सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, जो कि गलत आंसर है, गलत आंसर। तो भी सही आंसर के लिए क्या करें, अब ध्यान से देखें। इसीलिए सवाल लिया है क्योंकि ये कुछ खास है। इस पर प्लस सिग्मा डेंसिटी थी, उस पर माइनस सिग्मा डेंसिटी थी। ध्यान दीजिए, इधर आइए, इधर ध्यान दें सब लोग। आपको याद है जब मैंने इंडक्शन में प्लेटों में चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपको पढ़ाया था, उस टाइम क्या हुआ था, इधर ध्यान दें प्लीज। मान लीजिए मैं इस प्लेट को प्लस क्यू चार्ज देता हूं और इसको मैं माइनस क्यू चार्ज देता हूं। दो मेटल की प्लेट है, एक को मैंने प्लस क्यू चार्ज दिया और एक को माइनस क्यू चार्ज दिया। क्या हम चार्ज का फाइनल सेटलमेंट करा सकते हैं? याद है आपको, टोटल चार्ज के दो इक्वल हाफ करके आउटर मोस्ट पे टोटल चार्ज कितना हो रहा है, 0। 0 के दो इक्वल हाफ क्या होंगे, 0 एंड 0। तो फिर यहाँ क्या बनेगा, प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो बच्चों मैं अपनी इंडक्शन की नॉलेज से जानता हूं कि अगर दो मेटेलिक प्लेट पर प्लस क्यू और माइनस क्यू चार्ज है तो वो अपने आप ही इंडक्शन की वजह से कहां पर बैठेंगे, सब तरफ, या सिर्फ फेसिंग लेयर पे आके बैठेंगे, सिर्फ और सिर्फ फेसिंग लेयर पे आके बैठेंगे। ये कुछ वैसा है जैसा किसमें होता है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में। फिर सुन लीजिए, अगर दो प्लेट है, एक को प्लस क्यू दिया और एक को माइनस क्यू दिया, तो हम जानते हैं इंडक्शन की वजह से वो अपने आप ही सेटलमेंट कैसे होगा, सारा प्लस क्यू सारा माइनस क्यू सिर्फ कहां पे होगा, फेसिंग लेयर पे। तो चार्ज अगर केवल फेसिंग लेयर पे है तो चार्ज डेंसिटी भी सिर्फ कहां पे होगी, चार्ज डेंसिटी भी सिर्फ कहां पे होगी, फेसिंग लेयर पे। अरे बाहर में चार्ज ही नहीं है तो बाहर में चार्ज डेंसिटी भी नहीं होगी। तो ध्यान दें कि इस वाले केस में पूरा प्लस सिग्मा कहां पर है, अंदर, और पूरा माइनस सिग्मा भी कहां पर है, अंदर। बाहर में कोई चार्ज या कोई भी चार्ज डेंसिटी वहां पर नहीं है, बाहर में कोई चार्ज या कोई चार्ज डेंसिटी वहां पर नहीं है, इसीलिए ना चार्ज है ना चार्ज डेंसिटी है। तो फिर क्या किया जाए, पूरा प्लस सिग्मा पूरा माइनस सिग्मा। अब आ जाओ, यहाँ पे फील्ड जानना है, बोलिए। ये पॉजिटिव लेयर क्या बोलेगी, अवे। लेकिन आप देखिए कंडक्टिंग प्लेट होने के बावजूद भी इस पे दो लेयर पे सिग्मा है कि एक लेयर पे सिग्मा है, एक लेयर पे सिग्मा है और एक लेयर पे सिग्मा है, तो इसका कंट्रीब्यूशन होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दें, वेरी गुड अंजनी, एक लेयर पे सिग्मा है। मैं इसीलिए भी आपको बोला था आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कंडक्टर एंड नॉन कंडक्टर, सब बकवास है, काम की बात। एक तरफ सिग्मा है तो कंट्रीब्यूशन होगा सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मुझे पता है ये कंडक्टिंग प्लेट है, लेकिन क्या करें, एक तरफ सिग्मा है तो क्या देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। नेगेटिव प्लेट क्या बोलेगा, टूवर्ड्स, टूवर्ड्स तो बोलेगा, उसमें भी दो लेयर पे सिग्मा है कि एक लेयर पे सिग्मा है, एक लेयर पे सिग्मा है, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा, इतना कंट्रीब्यूशन। तो बताइए, ई मिड सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर होगा भाई, ये आंसर होगा। क्या मेरी बात समझ में आई है आप लोगों को, सब बच्चों को मेरी बात समझ में आई है, क्वेश्चन समझ में आया आपको? जल्दी से रिप्लाई करें। वेरी गुड, सब बच्चों को समझ में आ गया ना। मेटल की प्लेट होने के बावजूद भी, मेटल की प्लेट होने के बावजूद भी क्या रहा, फुल कंट्रीब्यूशन दिया कि आधा कंट्रीब्यूशन, आधा कंट्रीब्यूशन। बिकॉज ऑर्डिनरी मेटल की प्लेट में दो तरफ सिग्मा होता है, लेकिन यार तुम्हारी मेटल की प्लेट में तो एक तरफ सिग्मा है, तो होने दो मेटल की प्लेट है, लेकिन कंट्रीब्यूशन क्या होगा, आधा, और ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात को अब आगे बढ़ाए बच्चे, चलिए। अब ध्यान दें, चीजों को आगे बढ़ाते हैं, चीजों को और आगे बढ़ाते हैं। हम लोगों को चार अलग अलग सिस्टम पढ़ने थे, चार अलग सिस्टम पढ़ने थे। पहला क्या था, एक सिंगल लेयर ऑफ सिग्मा, वो पढ़ लिया। दूसरा क्या था, कंडक्टिंग प्लेट जिसमें दो लेयर ऑफ सिग्मा, वो पढ़ लिया, ट्यूशन प्रैक्टिस भी हो चुकी है, ये सब खत्म करते हैं। अब हम तीसरा और चौथा मेंबर शुरू करने जा रहे हैं। तीसरा और चौथा मेंबर दोनों स्फीयर के बारे में है, लेकिन बच्चों स्फीयर भी दो प्रकार होते हैं, कंडक्टिंग स्फीयर एंड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टिंग स्फीयर में आप जानते हैं अगर चार्ज देंगे तो कहां पे जाएगा, आउटर सरफेस पे जाएगा। और नॉन सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज कहां पे जाएगा, पूरे वॉल्यूम में जाएगा। तो यूं समझिए अब हम स्फीयर्स पे डील करने जा रहे हैं। तो मैं ले रहा हूं तीसरा मेंबर, दो मेंबर हो चुके हैं, तीसरा मेंबर क्या हो गया अपने पास, कंडक्टिंग स्फीयर्स। क्या ले रहे हैं, कंडक्टिंग स्फीयर्स
एंड होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। शब्दों पे ध्यान दें, कंडक्टिंग स्फीयर एंड होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। क्या मतलब है मेरा, ये समझिए। जैसे मानिए मेरे पास ये कोई स्फीयर है, कोई स्फीयर है, इसकी कोई रेडियस है बच्चे, आर रेडियस है, और मैं आपसे कह रहा हूं कि मैंने इसको प्लस क्यू चार्ज किया। मुझे बताइए कि अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर है तो कंडक्टिंग स्फीयर सॉलिड भी हो, चाहे होलो भी हो, चाहे कैसा भी हो, कैविटी वाला हो, आपने पढ़ा हुआ है कंडक्टर में सारा चार्ज कहां पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, केवल और केवल आउटर सरफेस पे। सरफेस की आउटर सरफेस, मनिका, सरफेस की आउटर सरफेस, वेरी गुड, आउटर सरफेस। So I think distribution will be like this. Whatever charge we are providing to this sphere, the charge will be distributed like this. मैंने मान लिया कि स्फीयर पे चार्ज है बिल्कुल यूनिफॉर्मली इस तरह से बटा हुआ है, क्लियर है। तो अगर ये सॉलिड होता तब भी डिस्ट्रीब्यूशन ये होता, केविटी होता तो भी ये होता, और इवन ये होल होता तब भी होता। यूं समझिए सारे कंडक्टर में चार्ज कहां पे चला गया, आउटर पे। दूसरी बात, आपने देखा होलो नॉन कंडक्टर, आपको याद है मैंने शुरुआत में जब आपको चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन सिखाया था, आपको याद होगा मैंने बोला था कि नॉन कंडक्टर में चार्ज कहां जाता है, पूरे वॉल्यूम में जाता है। लेकिन अगर ये होलो नॉन कंडक्टर हो, होलो मतलब शेल हो, शेल, इसमें अंदर तो मटेरियल नहीं है, तो इसमें चार्ज कहां जाएगा, केवल केवल सरफेस पे जाएगा। वेरी गुड शिवांगी, केवल सरफेस पे जाएगा, क्योंकि आपने बोला था बिना मास के चार्ज का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो मैंने साथ में उसको भी ले लिया, आपने देखा मेरी चालाकी मैंने क्या किया, होलो नॉन कंडक्टर को भी साथ में ले लिया है। कंडक्टिंग स्फीयर तो सारे, और नॉन कंडक्टर में सारे नहीं, केवल होलो वाला जिसको हम शेल बोल सकते हैं, ये हो जाएगा। तो यूं समझिए कि जो सारे फॉर्मूला ऑल कंडक्टिंग स्फीयर के लिए है, जो सारे फॉर्मूला ऑल कंडक्टिंग स्फीयर के लिए है, वही फॉर्मूला किसके लिए हो जाएगा, होलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए भी हो जाएगा। बिकॉज इलेक्ट्रिकल बिहेवियर इज नॉट डिसाइडेड बाय मटेरियल, इलेक्ट्रिकल बिहेवियर ऑफ एनी ऑब्जेक्ट that is decided by the distribution of charge. So whatever members are having same type of distribution charge, they are having the same electrical behavior. क्लियर है सब लोगों को? अंजलि पूछ रही है ऐसा क्यों है। बेटे अंजलि, इसके अंदर आप देख रहे हो ना, सॉलिड के नॉन कंडक्टर में वॉल्यूम में जाना है, लेकिन वॉल्यूम में मटेरियल तो हो। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, बिना मास के चार्ज का एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो भाई अगर ये होलो है तो अंदर मास नहीं है, तो अंदर चार्ज नहीं हो पाएगा। ठीक बात है, चलिए ये बात आपको समझ में आ गई है। अब चीजों को बढ़ाते हैं आगे। मुझे इस स्फीयर के बारे में इलेक्ट्रिकल स्टडी करना है, और बोलों के मामले में स्फीयर में हम 4 जगह पर इलेक्ट्रिकल स्टडी करेंगे। कहां कहां पर, यस, पहला उसके सेंटर पर, दूसरा इनसाइड पॉइंट पर, तीसरा सरफेस पर, चौथा आउटसाइड पॉइंट पर। 4 जगह स्टडी करना है। तो ध्यान दें, स्फीयर की रेडियस तो कैपिटल आर है, एक वेरिएबल ले लेते हैं परमानेंट स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या होगा, ऑब्जर्वेशन पॉइंट की डिस्टेंस। मेक श्योर डिस्टेंस हमेशा हम लोग सेंटर से लेंगे। ये क्या हो गया, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, अंडरस्टूड है, सेंटर ऑफ स्फीयर। सुन लिया सब लोगों ने, डिस्टेंस हमेशा कहां से ली जाएगी, गोले के सेंटर से ली जाएगी। ठीक है, आई अब इसकी वजह से हमें जो 4 जगह इलेक्ट्रिकल स्टडी करना है, मैंने आपको बताया था कि इनका इलेक्ट्रिक किससे निकाला जाएगा, कूलम्ब्स लॉ से या गॉस लॉ से। बोलिए, कूलम्ब्स लॉ या गॉस लॉ, गॉस थ्योरम, गॉस से। वेरी गुड, क्योंकि आप जानते हैं कि कूलम्ब जो है वो छोटी मोटी 4 चीजें, पॉइंट चार्ज, लीनियर, उनको किससे निपटाते थे, कूलम्ब से। और ये जो लार्ज डायमेंशन की चीजें हैं जिन पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, सिमेट्रिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है, उनका इलेक्ट्रिक फील्ड कूलम्ब से नहीं बनाते हैं, किससे बनाते हैं, गॉस से। और गॉस पढ़ लिया तो हम इसका इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो बनाएंगे, लेकिन हमें न्यूमेरिकल की बात करनी है, खूब सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ध्यान दें बच्चों, हमें न्यूमेरिकल के हिसाब से हमें सभी लोकेशंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला डायरेक्ट याद होने चाहिए, क्योंकि वो काम में आएंगे। मैं एक लिस्ट बना के आपको दे रहा हूं, वो लिस्ट हमें याद करनी है। उस लिस्ट के फॉर्मूला कैसे है वो भी मैं आपको बता दूंगा, लेकिन वो लिस्ट हमें याद होनी है, उसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। आइए सबसे पहले आप ये देखिए, अगर मैं बोलूं आर मोर देन आर, सोच के देखिए, आर मोर देन आर, आर मोर देन आर यानी कहां की बात हो रही है, आउटसाइड की। तो ई आउटसाइड, ई आउटसाइड, आउटसाइड का फॉर्मूला होता है बच्चे के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, आर इक्वल्स टू आर, ये क्या बात हो गई, ई सरफेस की, और सरफेस का फॉर्मूला होता है बच्चे के क्यू बाय कैपिटल आर स्क्वायर। आर लेस देन आर, ये क्या हो गया, ई इनसाइड, और इनसाइड में तो इलेक्ट्रिक होता है 0, और आर बराबर 0, ये क्या हो गया, सेंटर, ई सेंटर, ये कितना होता है, 0। तो मेरी सलाह है कि सब बच्चों को ये फॉर्मूला रटे हुए होने चाहिए, ये फॉर्मूला सबको आपको रटे हुए होने चाहिए। ये आए कहां से वो भी मैं अभी बताऊंगा, सब आपको सिखा दिया जाएगा, डोंट वरी, सुनते हैं सब बता दिया जाएगा। ठीक है, आइए क्या क्या सीखा बच्चों ने आज के बाद। कंडक्टिंग स्फीयर के कारण, कंडक्टिंग स्फीयर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड 4 जगह स्टडी होगा। आउटसाइड का फॉर्मूला याद कर लीजिए, के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। स्मॉल आर क्या है,
उस आउटसाइड पॉइंट की स्फीयर के सेंटर से डिस्टेंस। ठीक है, सरफेस पे बात करनी है तो ये हो गया। सरफेस पे बात करनी है तो क्या है, के क्यू बाय रेडियस स्क्वायर, सरफेस पे के क्यू बाय रेडियस स्क्वायर। तीसरा इनसाइड, इनसाइड पे तो बात ही मत करो, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, जीरो। अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड शायद जीरो, अगर कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा तो, मैं दिख रहा हूं सब लोगों को, प्लीज चेक करें, मेरी आवाज आ रही है? एक मिनट। अब बोलिए, अब सब ठीक है? अब सब ठीक है, जल्दी से रिप्लाई करें, कंटिन्यू करना है, कम ऑन, शाबाश, वेरी गुड। चले आ जाओ मैदान में। हाँ जी, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो होना ही चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया तो कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग जाएगा, इलेक्ट्रॉन चलने लगेंगे, अपने आप ही करंट चल जाएगा, जो कि संभव नहीं है। इसीलिए आपको कॉन्सेप्चुअली भी पता है कि किसी भी कंडक्टर के अंदर नेट फील्ड कितना होगा, जीरो, तो वो हो गया। और अगर अंदर में जीरो है तो सेंटर, अरे स्फीयर का सेंटर कहाँ होता है, वो भी तो स्फीयर के अंदर ही होता है ना। तो अगर अंदर में सब जगह फील्ड जीरो है तो सेंटर पे भी क्या होगा, जीरो है। ये हो गए फॉर्मूला, फॉर्मूला आपको याद हो जाने चाहिए, इनको अभी हम खूब सारे क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं, डोंट वरी, ठीक है। अच्छा, इन फॉर्मुलाज को आपने याद कर लिया, फॉर्मुलाज को लेकर सबसे सिंपल सबसे आसान क्वेश्चन क्या बनता है, इनको ग्राफ को लेकर के बनता है। किसको लेकर के, ग्राफ। ग्राफ कैसे, ये देखिए, हमसे एग्जाम में अपने नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, कि कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में ई वर्सेस आर, ई और आर का ग्राफ क्या होगा। तो अगर मुझे फॉर्मुलाज लर्न है तो आई थिंक मैं ग्राफ बना सकता हूं। देखो बच्चे कैसे ग्राफ बनेगा, ई और आर, पहले मैं ग्राफ बनाता हूं फिर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा आपको। इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा, इसका जो ग्राफ है वो कुछ इस तरह से बन जाएगा। ये देखिए, ये क्या हो गया आपका E मैक्सिमम, और ये क्या चल रहा है आपका E प्रोपोर्शनल टू 1/r²। कैसे, मैं समझाता हूँ, जरा ध्यान दे सब लोग, यस, वेरी गुड, ध्यान दीजिए, यस। इस तरफ ध्यान दें सब लोग, ये स्मॉल आर क्या था, सेंटर से डिस्टेंस, तो यहाँ स्मॉल आर जीरो है, तो ये क्या हो गया, गोले का सेंटर हो गया। ये क्या है, गोले का सरफेस है। बच्चों ये सेंटर है और ये सरफेस है, तो ये सब क्या हो गया, इनसाइड, ये सब क्या, इनसाइड लोकेशन, और ये सब क्या है, आउटसाइड। तो इनसाइड में तो आपने क्या बोला, इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, तो अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, जीरो। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिला अपने को, सरफेस पे, और सरफेस के बाद आउटसाइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या चल रहा है, आउटसाइड पे 1/r², यानी कि अंदर तो फील्ड था नहीं। सबसे पहले फील्ड कहाँ मिला, सरफेस पे, और सरफेस के बाद वो लगातार कम हो रहा है। कोई चीज अगर लगातार कम हुए जा रही है तो आई थिंक उसकी इनिशियल वैल्यू क्या हुई होगी, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो इनिशियल वैल्यू यानी कि मैं समझ गया कि सबसे पहले जो फील्ड मिला हमें सरफेस को, क्या था, मैक्सिमम। तो अगर मुझे पूछा जाए कि इन द केस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर व्हाट इज द लोकेशन वेयर फील्ड इज मैक्सिमम, in the case of conducting sphere at which location electric field is maximum, surface, very good प्रशांत, ईशा, very good, that is maximum। उसके बाद कम हो जा रहा है, तो ये ग्राफ हो जाएगा। ये ग्राफ नीट में और जेई के अंदर दोनों ही एग्जाम में आ चुका है, सबको फॉर्मूला याद है तो ग्राफ तो बन ही जाएगा। एक बात आपने नोटिस करी, इसमें एक और क्वेश्चन बनता है, वेरी गुड, ये तो ध्यान दें। आप ध्यान दीजिए कि सरफेस के, ये देखिए, सरफेस के एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड है और एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। सरफेस के आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है और इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होना और नहीं होना की बाउंड्री, डेडलाइन कहां पे आ रही है, सरफेस पे आ रही है। इसीलिए एक स्टेटमेंट दिया जाता है, इन द केस ऑफ कंडक्टिंग स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस एट सरफेस। क्या बोलते हैं बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस। कई बुक्स में ये क्वेश्चन है, डिसकंटिन्यूअस एट सरफेस,
याद हो जाएगा सब लोगों को। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर डिसकंटिन्यूअस है? सरफेस पे। और डिसकंटिन्यूअस का मतलब समझ में आया ना? डिसकंटिन्यूअस का मतलब समझ में आया। इलेक्ट्रिक फील्ड होना और नहीं होना की डेडलाइन कहां पर है? सरफेस। तो सरफेस के बाद है और सरफेस के अंदर नहीं है, तो होना नहीं होना की डेडलाइन कहां पे आ गई है? ये आ गई है सरफेस पे, इसलिए बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इज डिसकंटिन्यूअस एट सरफेस। क्लियर है? वेरी गुड प्रियंका, आयुषी, वेरी गुड प्रशांत। चलिए अब ये बात आपको समझ में आ गई तो चीजों को और आगे बढ़ाते हैं। तो क्या क्या हो गया? कंडक्टिंग स्फीयर के सारे फॉर्मूला आप जानते हैं और ग्राफ भी आपके पास आ गया है। आउटसाइड का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं, सरफेस का फॉर्मूला आप लगा सकते हैं। अंदर में तो बात ही नहीं करनी, अंदर में माहौल बनेगा कि सूखा पड़ा हुआ है, सूखा पड़ा हुआ है, अंदर में कोई माहौल नहीं है। हमारे क्वेश्चन में भी आप देखेंगे, अगर एक स्फीयर होगा तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन, और दो तीन चार स्फीयर हुए तो एक का कॉन्ट्रीब्यूशन की सबका कॉन्ट्रीब्यूशन, सबका। और आज भी डायरेक्शन का नियम वही रहेगा। पॉजिटिव स्फीयर क्या बोलेगा? अवे। नेगेटिव स्फीयर क्या बोलेगा? टूवर्ड्स। सबका हिसाब किताब करके हम लोग आंसर बना लेंगे। क्लियर है सबको? कौन सा सम करेंगे? ऑर्डिनरी सम की वेक्टर सम? ऑर्डिनरी सम की वेक्टर सम, जल्दी बोलिए। वेरी गुड, वेक्टर सम करना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है। अब हम लोगों ने जो फॉर्मूला पढ़े हैं, मैंने जो आपको लिस्ट बना के जो फॉर्मूला दिए कि हाँ भाई ये फॉर्मूला रहेंगे, वो फॉर्मूला आप लोग देख रहे हैं कि ये फॉर्मूला आए कैसे, जरा उस पर चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, फॉर्मूला आए कैसे हैं उस पर चर्चा करते हैं। ठीक है, नॉलेज के लिए होना चाहिए हमें। ये देखिए, आओ बच्चों, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि फॉर्मूला कैसा आया होगा। ई आउटसाइड। कौन सा फॉर्मूला बनाने जा रहा है? ई आउटसाइड। मतलब आपको तो फॉर्मूला ही याद होने हैं, लेकिन कभी कभी एग्जाम में कोई टेढ़ा मेढ़ा क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जिसमें आपके रटे हुए फॉर्मूला ना चले, आपको गॉस प्रमेय सिचुएशन में अप्लाई करना आना चाहिए। तो मैं अब गॉस प्रमेय लगा लगा के आपको बताने जा रहा हूं कि ये फॉर्मूला आए कहां से। ठीक बात है, शुरू करते हैं। आइए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास मान लीजिए ये स्फीयर था। क्या निकालने जा रहा हूं मैं बच्चे? ई आउटसाइड बनाने जा रहा हूं। ये स्फीयर था आर रेडियस का, जिसपे प्लस क्यू चार्ज था, और आपने मुझसे कहा है कि आप यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। आप साफ साफ देख रहे हैं कि मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट कहां पर है? इस बार हमारे स्फीयर के बाहर है। आपने बोला यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताइए। अब ये सब मुझे तो आता नहीं है, ये सब नहीं आता, तो अब मैं क्या करूं? यस, मुझे ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम से निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? गॉस थ्योरम किस पे लगेगा? तो प्रॉपर गॉसियन सरफेस होना चाहिए। तो इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से गुजरता हुआ एक प्रॉपर गॉसियन सरफेस हम लोग अज्यूम कर रहे हैं। तो मैंने इसके आसपास क्या कर लिया? एक गॉसियन स्फीयर यहाँ पर अज्यूम कर लिया। ध्यान दें, कंफ्यूज मत होना, दो कलर इस्तेमाल इसलिए किए हैं। ये ग्रीन वाला क्या है? हमारा चार्ज ऑब्जेक्ट है। और ये जो रेड वाला है क्या है? हमारा चार्ज वाला स्फीयर है या गॉसियन स्फीयर है? बोलिए जल्दी से। रेड वाला क्या है? गॉसियन स्फीयर है। वेरी गुड। अब हमें इस गॉसियन स्फीयर पे अपना गॉस थ्योरम लगा के काम करना है। ध्यान दीजिए, इस जगह पर मान लेते हैं छोटा सा एलिमेंट, एरिया एलिमेंट, ये डीएस, नॉर्मल आउटवर्ड। और हाँ, इस पॉजिटिव गोले की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक होगा वो भी कैसा होगा? अवे। तो इस छोटी सी जगह जो मेरा ऑब्जर्वेशन पॉइंट था, वहां पे छोटा सा एलिमेंट एरिया डीएस, नॉर्मल आउटवर्ड, और छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड जो मैंने जानना है वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब आइए, अब बात करते हैं किससे? गॉस से। गॉस से बात कर रहे हैं। क्या सीन था? क्या था आपका? ई डॉट डी एस, दैट वाज समेशन क्यूब एप्सिलॉन नॉट। यही तो पढ़ रहे थे आप लोग। ई डी एस और cos जीरो, आप देख सकते हैं ई और डी एस दोनों एक ही दिशा में है। समेशन क्यूब एप्सिलॉन नॉट E integration ds. You know, ds was the small elementary area of my Gaussian surface. So integration ds will be the complete total area of Gaussian surface. Gaussian surface is spherical, so the total area will be 4 pi r square. Make sure 4 pi small r लिखा है मैंने, because we are not applying this theorem on our metallic sphere. ध्यान दीजिए, गॉस थ्योरम हम हमारे गोले पे नहीं लगा रहे हैं। गॉस थ्योरम चार्ज्ड ऑब्जेक्ट के ऊपर नहीं लगता है, उसको घेरने वाले गॉसियन सरफेस पे लगता है। तो इसमें जितना भी हिसाब हो रहा है वो सब किसके बारे में हो रहा है? ये जो मैंने रेड सर्कल, सॉरी रेड स्फीयर दिखा ना मैंने, गॉसियन उस पे हो रहा है। तो उसका एरिया तो 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। ओके, समेशन क्यू, समेशन क्यू का मतलब क्या हो गया? गॉसियन में ट्रैप्ड चार्ज। आप देखिए, इस गॉसियन स्फीयर ने आई थिंक हमारे पूरे स्फीयर को घेरा हुआ है, और हमारे स्फीयर को घेरा है, कितना चार्ज घेरा हुआ है? क्यू। और नीचे क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। तो आप समझ गए हैं कि यहां से ई आउटसाइड तैयार हो गया, कितना? के क्यू बाय आर स्क्वायर। ये आउटसाइड तैयार हो गया हमारा। वेरी गुड, ये आउटसाइड तैयार है। ये आउटसाइड तैयार हो गया है। अब आपने कहा कि नहीं हमें तो सरफेस पे चाहिए। कहाँ चाहिए? आपने कहा सरफेस पे चाहिए। अब ये आउटसाइड आ गया, इसके अंदर अगर मैं स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर डाल दूं, जरा सोचिए, इस पॉइंट को अगर मैं आर को रिड्यूस करते करते यहाँ ले आऊं, आर को स्मॉल आर को रिड्यूस करते करते मैं कैपिटल आर बना दूं, स्मॉल आर इज टेंडिंग टू बी कैपिटल आर, देन कहाँ पे आ जाएंगे हम लोग? क्या हम लोग सरफेस पे आ जाएंगे? बिल्कुल। तो सरफेस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? के क्यू बाय स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा।
तो देखिए बच्चों, इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, गॉस थ्योरम की मदद से आउटसाइड और इनसाइड दोनों फॉर्मूला हमारे, सॉरी, आउटसाइड और सरफेस का फॉर्मूला, सॉरी इसका फॉर्मूला तैयार है। क्लियर है सबको? चल, ये किसके बारे में बात हो गई है? आउटसाइड के बारे में। अब चलते हैं जरा इनसाइड के बारे में। इनसाइड, अगला क्वेश्चन क्या ले रहा हूं मैं, वही स्फीयर है हमारे पास कंडक्टिंग। अब हमें कहाँ चाहिए? इनसाइड। बोले अंदर में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा? लॉजिकली तो आप जानते ही हैं, बिना काम किए आप बोल सकते हैं कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगा, बिकॉज यू नो इफ इनसाइड मेटल देयर वुड बी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अपने आप करंट चल जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर भी अगर गॉस से कैसा हो देखना, देख लेते हैं। आइए, इस बार ये अपना मेटेलिक स्फीयर, अपना कंडक्टिंग स्फीयर, इसकी रेडियस r है, तो इस पर जो चार्ज है वो कहाँ बटा हुआ है, कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है? केवल और केवल सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इस बार आपने कहा कि भाई यहाँ बताओ, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है। आप खुद देख सकते हैं, इस बार आप कहाँ पे फील्ड मांग रहे हैं मेरे से? इनसाइड। मुझे तो कुछ आता नहीं, तो मैं किससे बात करूंगा इसमें? तो वही मैंने इस ऑब्जर्वेशन पॉइंट से गुजरता हुआ एक ये क्या मान लिया, एक गॉसियन सरफेस मान लिया। मुझे बताएं इसमें गॉसियन स्फीयर कौन सा है, रेड या ग्रीन? गॉसियन स्फीयर कौन सा है, रेड या ग्रीन? ग्रीन। और अपना जो ओरिजिनल स्फीयर था, जो अपना ऑब्जेक्ट था, वो कौन सा है? रेड है। तो हमें गॉस थ्योरम किस पे लगानी है, रेड वाले पे कि ग्रीन वाले पे? रेड या ग्रीन पे? ग्रीन पे। वेरी गुड। तो आ जाओ वापस से काम शुरू करते हैं। वही तुम्हारा ई डी एस कॉस जीरो समेशन क्यूब एप्सिलॉन नॉट ई इंटीग्रेशन डीएस, इस बार क्या लिखेंगे? 4 पाई आर स्क्वायर। आप देख रहे हैं आज ही मैंने क्या इस्तेमाल किया है, मेरे गॉसियन स्फीयर की ही वो इस्तेमाल की। मेरे ख्याल से मैं इतना कष्ट भी करने की जरूरत ही नहीं है। आप देख ही रहे हैं समेशन क्यू कितना होगा? जीरो। जीरो क्यों होगा पता है ना? अरे आपका चार्ज कहाँ था? केवल सरफेस पे था। चार्ज सरफेस पे, तो अंदर गॉसियन में, स्फीयर में चार्ज फंसेगा कि नहीं फंसेगा? नहीं फंसेगा, तो हम समझ गए कि इनसाइड कितना होगा? जीरो। और अगर अंदर में सब जगह जीरो है, तो ऑब्वियसली सेंटर पे भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। अंदर में सब जगह जीरो है, तो सेंटर पे भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों को सारे फॉर्मूला आने चाहिए। ठीक बात है? समझ में आ गया है? समझ में आ गया भाई लोग? भाइयों सबको समझ में आ गया है? वेरी गुड। चलिए, मैं फटाफट से रिपीट करता हूं मैंने क्या क्या बताया। अब हम लोग, मैंने आपको सारी बेसिक बातें बता दी है, अब हम लोग इस पर खेलने जा रहे हैं। हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस शुरू करने जा रहे हैं। उसके पहले मैं फटाफट से आपको रिपीट करता हूँ, ध्यान दीजिए। सब लोग आ जाए मैदान में। हाँ जी, बात कहां से शुरू हुई? आपने कहा सर कंडक्टिंग स्फीयर, यूनिफॉर्मली चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर के फॉर्मूला याद होने चाहिए, आउटसाइड सरफेस, और अंदर तो क्या है? जीरो है। ग्राफ आपके पास हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये फॉर्मूला आए कैसे हैं? गॉस थ्योरम की मदद से आए हैं। गॉस थ्योरम की मदद से फॉर्मूला बनाए कैसे जाते हैं, वो भी मैंने आपको बता दिया। ठीक, अब आते हैं कार्यक्रम पे। कार्यक्रम शुरू करते हैं। अब देखिए, मैंने अभी सरफेस का फॉर्मूला, ई सरफेस, मैंने अभी ई सरफेस का फॉर्मूला आपको दिया था ना। क्या फॉर्मूला था यार? के क्यू बाय आर स्क्वायर। के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, कंचन दीक्षित, ये होलो है या सॉलिड? बेटे जो कंडक्टिंग स्फीयर, वो होलो हो चाहे सॉलिड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। चार्ज ने कहा जाना है? सिर्फ और सिर्फ आउटर स्फीयर पे जाना है। ठीक है, आउटर सरफेस पे जाना है। सरफेस का फॉर्मूला अपन ने ये दिया था। कभी कभी क्या होगा कि हमें, अभी ये फॉर्मूला मैंने कैसे दिया? चार्ज के टर्म में। बच्चों कभी कभी क्या होगा कि एग्जामिनर हमसे चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला चार्ज के टर्म में नहीं मांगता, बल्कि चार्ज डेंसिटी के टर्म में मांगता है। मुझे बताएंगे इस पर्टिकुलर टाइप के स्फीयर में कौन सी चार्ज डेंसिटी काम में आएगी, रो या सिग्मा? बोलिए। सरफेस चार्ज डेंसिटी, सही बात है। रो काम में आएगा। कौन बोल रहा है रो काम में आएगा? रो काम में आएगा कि सिग्मा काम में आएगा? क्या बात कर रहे हो? सिग्मा काम में आएगा ना। ये एक दो बच्चे जो रो बोल रहे हैं, यहाँ चार्ज किस में गया है? वॉल्यूम में गया कि सरफेस पे गया है? सरफेस पे। तो भाई लोग, भाई साहब, यहाँ सिग्मा काम में आएगा। ठीक है, तो अगर मुझे सिग्मा में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूं? देखिए जरा। यस, के को मैं लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू को मैं लिख दूं सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, टोटल चार्ज, और नीचे हो गया आर स्क्वायर। तो काट पीट करके आप देखिए, आपको मिल रहा है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इसका मतलब क्या हो गया कि ई सरफेस का फॉर्मूला मुझे एक और तरीके से मिल गया है। यस, ध्यान दें, मेरे कहने का मतलब क्या है। ये जो है, ये क्या है? ई सरफेस का फॉर्मूला है। और बच्चों ये भी क्या है? ई सरफेस का फॉर्मूला है। फर्क ये है कि एक तो चार्ज के टर्म में है और एक चार्ज डेंसिटी के टर्म में। फर्क समझिए, दोनों ई सरफेस के फॉर्मूला है, मगर एक चार्ज के टर्म्स में है और एक चार्ज
डेंसिटी के टर्म में। मुझे बताएंगे इन दोनों में से कौन सा फॉर्मूला सही है? कोई एक या बोथ? यस, वेरी गुड। कोई एक सही है कि बोथ? दोनों सही है। दोनों सही है भाई, गलत क्या है? लिखने का तरीका अलग है, एक चार्ज के टर्म में और एक सिग्मा के टर्म में, लेकिन दोनों फॉर्मूला अपनी अपनी जगह सही है। ठीक बात है। अब सुनिए, ध्यान दीजिए कि आपने, अच्छा एक विशेष बात आपने नोटिस करी क्या? ई सरफेस का फॉर्मूला ये आ गया। तुम्हें याद है कल के लेक्चर में हमने जब प्लेट पे पूछा था, प्लेट, कंडक्टिंग प्लेट, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। कंडक्टिंग प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आया? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। और आप देख रहे हैं कंडक्टिंग स्फीयर का भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और कंडक्टिंग प्लेट का भी सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहां से कॉन्सेप्ट पता लग गया, मैं समझ गया। कंडक्टर किसी भी शेप का हो, वेदर प्लेट, वेदर कंडक्टर, वेदर इरेगुलर शेप, कंडक्टर टेढ़ा मेढ़ा हो, प्लेट हो, चाहे कुछ भी, कंडक्टर बोला इसका मतलब हम समझ गए कि एक कंडक्टर, किसी भी शेप के कंडक्टर के सरफेस पे और नियर बाय में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। अभी अभी मुझे बात पता लग गई है क्या? फॉर कंडक्टर ऑफ एनी शेप की सरफेस एंड नियर बाय, डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया आज के बाद सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यस, वेरी यूजफुल कॉन्सेप्ट। आप देखेंगे पूरे चैप्टर में इसको आगे भी यूज करता रहूंगा, ध्यान लें। ठीक है। यस, तो गौर करें कि अभी भी कंफ्यूज हो रहा है ये प्लेट के मामले में। अरे भाई, ये कंडक्टिंग प्लेट था ना अपने पास, ई कंडक्टिंग प्लेट। हाँ, इंडिविजुअल प्लेट की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल प्लेट। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट में कंफर्टेबल है आप? यस। क्या क्या सीखा आपने? आप फॉर्मूला को सिग्मा में कन्वर्ट करना सीख गए हैं। कई बार क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ये होगी कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला चार्ज में नहीं बल्कि सिग्मा में चाहिए होगा, वो आप मैनेज कर सकते हैं, सरफेस का फॉर्मूला हो जाएगा। यस, हाँ बिल्कुल सही है। नियर बाय में क्यों लिखा है समझिए आप उसको। आपको याद है प्लेट के लिए फॉर्मूला कहाँ था? सरफेस बताया, प्लेट के नियर बाय में, नियर बाय में था, नियर बाय में था। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान दें कि आपका कंडक्टर की सरफेस और नियर बाय का मतलब बिल्कुल नजदीक में, बिल्कुल नियर बाय में इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली कितना लिखा जा सकता है? कितना लिखा जा सकता है? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, सरफेस पे भी ये चल जाएगा। नियर बाय, नियर बाय का मतलब बिल्कुल नजदीक में, बिल्कुल सरफेस के नजदीक में, वेरी क्लोज। क्लियर है? चलिए और ध्यान दें, आगे बढ़े। हाँ, स्मॉल गोले के मामले में स्मॉल आर के साथ चेंज होगा, थोड़ी डिस्टेंस। नियर बाय का मतलब क्या होता है? बिल्कुल बिल्कुल एडजॉइनिंग। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। अभी आप देखिए, ई सरफेस का फॉर्मूला क्या था? के क्यू बाय आर स्क्वायर। और ई सरफेस का ही फॉर्मूला क्या था? सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। ये दोनों फॉर्मूला थे ना। जैसा कि आपने बताया कि अगर मुझे कहा जाए कि सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का स्फीयर की रेडियस के साथ क्या रिलेशन है, कैपिटल आर के साथ क्या रिलेशन है, तो यहां से क्या रिलेशन बन रहा है? 1/r²। और अगर किसी ने ये फॉर्मूला लिया तो क्या रिलेशन बन रहा है? वो रेडियस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो आप देख रहे हैं दोनों फॉर्मूला अपनी अपनी जगह सही है। एक फॉर्मूला बोल रहा है ई सरफेस प्रोपोर्शनल टू 1/रेडियस स्क्वायर, और एक फॉर्मूला बोल रहा है ई प्रोपोर्शनल टू रेडियस पावर 0, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। ये कब सही है? इफ क्यू इज कांस्टेंट। और ये कब सही है? इफ सिग्मा इज कांस्टेंट। आई होप मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। फिजिक्स में ऐसा कई बार होगा कि हमारे पास एक ही चीज के बारे में ज्यादा फॉर्मूला आ जाते हैं, तो जब हमें कंपैरिजन करना होता है, रेशियो बनाने होते हैं, लॉजिकल डिसीजन लेने होते हैं, तो हम लोग आंख बंद करके कोई एक फॉर्मूला के पीछे नहीं जाते, बल्कि हमें सवाल में कहीं ना कहीं इशारा आ जाता है कि क्या चीज कॉन्स्टेंट है, क्या चीज सेम है, फिर अकॉर्डिंगली हम सुटेबल फॉर्मूला लेते हैं। मैं याद दिलाता हूँ आपको, जैसे आप पढ़ते हैं ना P इजिकल टू आई स्क्वायर आर, और आप यही पढ़ते हैं P इजिकल टू वी स्क्वायर बाय आर, पढ़ते हैं ना आप लोग। तो अगर मैं आपसे कहता हूं कि बताइए पावर का रेजिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है, पावर का रेजिस्टेंस के साथ, तो अगर मैं आई स्क्वायर आर से देखूंगा तो क्या रिलेशन हो जाएगा? प्रोपोर्शनल टू आर। तो यहां से क्या हो जाएगा? 1/r। दोनों अपनी अपनी जगह सही है। अगर मेरे सवाल में मैसेज है, कहीं हिंट है कि आई कांस्टेंट है, तो मैं आई स्क्वायर आर से डिसीजन लूंगा। और मेरे सवाल में मैसेज है कि वी कांस्टेंट है, तो मैं इससे डिसीजन लूंगा। तो ध्यान दीजिए, ज्यादा फॉर्मूला होने पर सही फॉर्मूला चूज करना आपको आना चाहिए, और सही फॉर्मूला चूज करना, हाँ बिल्कुल, वन इन सीरीज अनदर इन पैरेलल, तो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली मैसेज मिलेगा। जैसे मुझे कहा कि दो रेजिस्टेंस सीरीज में है तो उनकी पावर का रेशियो, तो सीरीज में है तो आई सेम, इशारा आ गया, या दो रेजिस्टेंस पैरेलल में तो वोल्टेज सेम, इशारा आ गया। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं इशारा आ जाएगा। वही मैं कहना चाह रहा हूँ। इधर आइए वापस,
अगर मैं कहता हूं कि Q कांस्टेंट है तो डिसीजन लेने के लिए कौन सा फॉर्मूला लेंगे, E इक्वल्स टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। तो वहां से क्या डिसीजन आएगा, 1/r²। मैंने कहा सिग्मा कांस्टेंट है, अगर सिग्मा कांस्टेंट बोल दिया तो आपको किस पे जाना पड़ेगा, E इक्वल्स टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट पे, और वो रेडियस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। बात समझ में आ गई। चलो इसको एक क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं, तब आप ज्यादा अच्छा समझेंगे। सुने, सुनो सुनो यार, ये लो दो मेटल स्फीयर है, ठीक है, दो मेटल स्फीयर, एक सरफेस E1 और E2 का रेशियो चाहिए। दो मेटल स्फीयर है और हमसे बोल रहे हैं उनकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक का रेशियो बताइए। और हाँ, जो दो स्फीयर है उनका हिसाब ये दिया हुआ है, एक की रेडियस है r और एक की रेडियस है 2r। ध्यान दें, एक की रेडियस r है और एक की रेडियस 2r है, और दोनों की सरफेस पर इलेक्ट्रिक का रेशियो मांग रहे हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर सरफेस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो बनाना है, अगर इनकी सरफेस पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का रेशियो बनाना है तो क्या करें, सबसे पहले कंडीशन दी जाएगी। ऐसे नहीं कि आंख बंद करके कोई फॉर्मूला यूज करो, शिवम जल्दबाजी नहीं करनी है, गलत आंसर हो जाएगा। सवाल ऐसे नहीं होता है, दो सवाल है इसमें भी, ध्यान दीजिए, इसमें भी दो सवाल है। दो सवाल कैसे हैं, ध्यान दें। मैंने कहा इफ चार्ज इज कांस्टेंट, और दूसरा सवाल इफ सिग्मा इज कांस्टेंट। पहला सवाल बोथ हैव सेम चार्जेस, बोथ हैव सेम चार्जेस, क्यू कांस्टेंट। क्यू कांस्टेंट सुनते हैं मैं किससे बात करने जा रहा हूं, E इक्वल टू के क्यू बाय आर स्क्वायर। क्यू कांस्टेंट काट दिया, के कांस्टेंट है, ये क्या हो गया, 1/r²। तो E1 और E2 का रेशियो कितना तैयार है बच्चे, 4:1। बिल्कुल सही बात है, कितना रेशियो जाएगा, 4:1, सिंपल। लेकिन सेम चार्ज डेंसिटी, यस। इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, मुझे बोल रहे हैं कि बोथ हैव सेम चार्ज डेंसिटी। नाउ द मैसेज इज, जिन दोनों को आप कंपेयर कर रहे हैं, दे आर हैविंग सेम चार्ज डेंसिटी। इस बार सिग्मा सेम है, तो आपका ड्यूटी है कि फॉर्मूला कौन सा चूज करें, सिग्मा वाला, सिग्मा वाला फॉर्मूला। और इसमें हम देख रहे हैं ये रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा, और अगर रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है तो आपकी रेडियस कम है कि ज्यादा है कि सेम है, मैंने फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता, तो आप समझ गए हैं E1 E2 का रेशियो इस बार कितना है, 1:1। E1 E2 का रेशियो कितना होगा इस बार, 1:1 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई, कैसे हुआ है सवाल, समझ में आया बेटे कैसे हुआ ये। आप फिर देखिए इसमें हुआ क्या, इसमें एक बार तो आंसर आया 4:1 और एक बार आंसर आया 1:1। उसी सवाल का दो बार दो अलग अलग आंसर क्यों आया, कारण समझिए, कंडीशन अलग अलग है। हाँ फिर से सुन लीजिए, जिनको नहीं समझ में आया फिर से सुन लीजिए, शिवानी और ये वैष्णवी दोबारा सुन लीजिए। दो मेटल स्फीयर है r और 2r रेडियस के, हमसे पूछ रहे हैं कि E1 E2 का रेशियो चाहिए। कब कब, पहली कंडीशन चार्ज कांस्टेंट है, बोथ आर हैविंग सेम चार्जेस, बोथ आर हैविंग सेम चार्जेस। तो फिर क्या करें, चार्ज वाला फॉर्मूला लिया, जो चीजें कांस्टेंट थी काट दी, तो 1/r² बना, रेशियो 4:1 आ गया। बोथ है सेम सिग्मा, तो सिग्मा वाला फॉर्मूला लिया तो उससे 1:1 आंसर आ गया। समझ में आया शिवानी, समझ में आ गया। चलिए, तो इस तरह से आप, तो इस सवाल में आप देख रहे हैं एक ही सवाल में कभी तो 4:1 आंसर है और कभी 1:1 आंसर है। किसका फर्क था, क्वेश्चन का फर्क था, कंडीशन का फर्क था, कंडीशन का। कभी ये कंडीशन है तो अकॉर्डिंगली आपको वो फॉर्मूला यूज किया, अलग अलग कंडीशन तो फिर अकॉर्डिंगली अलग फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन लेने जा रहे हैं। जो अगला क्वेश्चन है ये अपने एग्जाम में आया क्वेश्चन है, नीट में, ध्यान दें। टू कॉन्सेंट्रिक मेटल स्फीयर, मेटल शेल बोल देता हूं, टू कॉन्सेंट्रिक मेटल शेल। चलिए डायग्राम समझिए पहले, फिर उसके बाद क्वेश्चन को करेंगे हम लोग। ये देखिए, ये देखिए एक मेटेलिक शेल और ये देखिए बच्चों, दो मेटेलिक शेल है और दोनों कॉन्सेंट्रिक है, आप देख रहे हैं दोनों का कॉमन सेंटर ये हो गया, ठीक है। और सवाल में कहा गया है कि स्मॉल इज गिवन चार्ज +q एंड बिग वन इज अर्थड। छोटे को +q चार्ज दिया है और बड़े को अर्थ किया हुआ है। तो आप समझ गए हैं, छोटे को जो +q दिया हो तो छोटे के आउटर पे जाके बैठ जाएगा, और उससे इंडक्शन से यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ -q आ जाएगा, और यहाँ बाहर +q रहेगा कि अर्थ में चला जाएगा, यहाँ पे जो +q आएगा वो रहेगा कि अर्थ में चला जाएगा, वो अर्थ में चला जाएगा। तो फाइनल सीन ये हो गया। तो कुल मिला के इस अरेंजमेंट में क्या क्या दिख रहा है, छोटे स्फीयर पे +q चार्ज है और बड़े स्फीयर पे -q चार्ज है, ये हमें दिख रहा है। क्लियर है सबको, क्वेश्चन समझ में आ गया। हमें
तीन जगह इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करना है, तीन जगह या चार जगह बात कर लेते हैं। ये देखिए तीन जगह बोले तो मुझे सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करना है, मुझे यहाँ पर पॉइंट एक्स है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करना है, पॉइंट वाई पर इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करना है, और ये मान लीजिए पॉइंट जेड है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड तैयार करना है। सुन लिया बच्चों ने? यस। हम लोग इन दोनों स्फीयर्स का कंबाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्कस करने जा रहे हैं। कहां पर? चार जगह पर। यस, कहां कहां चार जगह? सेंटर, लोकेशन एक्स, लोकेशन वाई और लोकेशन जेड। शुरू करते हैं। ध्यान दें किसका कंट्रीब्यूशन लेना है, एक का कि दोनों का? दोनों का लेना है। चलिए एक एक करके पकड़ते हैं दोनों को। सबसे पहले आइए मेरे साथ सेंटर पे, एट सेंटर। एट सेंटर बात कर ले। एट सेंटर जैसा कि आप देख रहे हैं कि अभी अभी हम सारे फॉर्मूला याद है ना आप लोगों को? यस, आपको याद है कि ये सेंटर जो है वो दोनों का ही सेंटर है, और अभी आपने पढ़ा था कंडक्टिंग स्फीयर सेंटर पे कितना कंट्रीब्यूशन देता है? जीरो। एट सेंटर ई बिग जीरो, ई स्मॉल जीरो, तो फिर ई सेंटर कितना हो गया? एक तरह से जीरो हो जाएगा। कॉमन सेंस की बात है। अब चलिए जरा एट एक्स। हाँ जी, पॉइंट एक्स पे आइए। पॉइंट एक्स क्या है? वो क्या दोनों का इनसाइड पॉइंट है? यस, वो छोटे का भी इनसाइड पॉइंट है और वो बड़े का भी इनसाइड पॉइंट है। और अभी अभी हम क्या पढ़ के आए हैं? कंडक्टिंग स्फीयर अपने अंदर में इनसाइड में कंट्रीब्यूशन क्या जीरो देता है? यस। अगेन अगेन सेम प्रॉब्लम, ई बिग जीरो, ई स्मॉल दैट इज ऑल्सो जीरो, सो ई एक्स, एक्स पर नेट फील्ड कितना हो रहा है? जीरो हो रहा है। वेरी गुड। और देखिए आइए अब चलते हैं y पर। 8y, गौर करें y जो है ये कैसा है? छोटे स्फीयर का तो ये आउटसाइड पॉइंट है, y छोटे स्फीयर का तो आउटसाइड पॉइंट है और बड़े स्फीयर का इनसाइड पॉइंट है। तो छोटा तो अपने आउटसाइड पे क्या देगा? ई स्मॉल आउटसाइड पे तो देगा ना यार, कितना देगा? के क्यू बाय वाई स्क्वायर। सही बात है, के क्यू बाय वाई स्क्वायर। और बड़े का वो इनसाइड पॉइंट है तो बड़े का कॉन्ट्रीब्यूशन कितना होगा? जीरो। दो कंट्रीब्यूशन में से एक तो जीरो है और एक ही नॉन जीरो कंट्रीब्यूशन है, तो जो नॉन जीरो एकमात्र कंट्रीब्यूशन है क्या वही नेट फील्ड हो जाएगा? यस। इसका मतलब ई वाई के क्यू बाय वाई स्क्वायर। तो बोलिए ई वाई कैसा है? जीरो कि नॉन जीरो? नॉन जीरो। दोनों में से एक ने तो कंट्रीब्यूट कर दिया, ई वाई कैसा आ गया? नॉन जीरो आ गया, बराबर है। अब आते हैं जेड पर। एट जेड। जेड जेड पे आप नोटिस करिए कि जेड जेड मेरे ख्याल से दोनों का आउटसाइड पॉइंट है, छोटे का भी आउटसाइड पॉइंट है और बड़े का भी आउटसाइड पॉइंट है। तो बताइए जेड पर स्मॉल कितना कंट्रीब्यूट करेगा? के क्यू बाय जेड स्क्वायर। और बड़ा वाला भी कितना कंट्रीब्यूट करेगा? के क्यू बाय जेड स्क्वायर। अरे वाह, यहां तो दोनों ने कंट्रीब्यूशन दिया है। यहां दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है तो दोनों के कंट्रीब्यूशन का सुपरपोजिशन करना पड़ेगा। यू नो छोटा वाला पॉजिटिव है तो कैसा कंट्रीब्यूशन दे रहा होगा अभी, और बड़ा वाला नेगेटिव तो कैसा कंट्रीब्यूशन दे रहा होगा? टूवर्ड्स ई बिग। तो हम लोग अपने डायरेक्शन की जो प्रैक्टिस कर रहे थे उससे हम जानते हैं छोटा गोला ने क्या बोला? अवे। और बड़ा स्क्वायर ने क्या बोला? टूवर्ड्स। और दोनों की वैल्यू तो बराबर है। बहुत अगर दोनों की वैल्यू बराबर है, दोनों जस्ट अपोजिट है, तो आप समझ गए हैं ई जेड कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। ई जेड कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। बोलिए समझ में आया क्वेश्चन ये आपको? इसमें हमने सारे फॉर्मुलाज का यूज कर लिया एक तरह से। इसमें आपके इनसाइड का कॉन्सेप्ट यूज हो गया कि अंदर में फील्ड जीरो रहेगा, आउटसाइड का फॉर्मूला यूज हो गया है ना, सारे फॉर्मूला आपके यूज हो गए, कर पा रहे हैं। एंड नथिंग स्पेशल, जितने मेंबर है सबका कंट्रीब्यूशन लिया। दो थे तो दो का कंट्रीब्यूशन लिया, अगर तीन या चार होते तो सबका कंट्रीब्यूशन लेते। और आज भी डायरेक्शन में काम में लिया, प्लस वाला बोला अवे और माइनस वाला बोला टूवर्ड्स। इस तरह से हम लोग आराम से काम कर सकते हैं। हो जाएगा? समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आ गया क्वेश्चन? चलिए वैष्णवी, ये जो है आज का लेक्चर 8वां लेक्चर है। 8वां लेक्चर, और आपको पुराने जो नोट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे लिंक पे। मैं भी लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। नहीं है आगम, ये जो माइनस क्यू है वो अगर फेसिंग लेयर पे उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। माइनस क्यू अंदर हो चाहे बाहर हो, अल्टीमेटली माइनस क्यू की रेडियस तो वही होगी ना, क्योंकि उस रेडियस में थिकनेस नहीं है, जो आउटर गोला है उसमें थिकनेस नहीं है, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है।
मुझे एक जवाब दे दीजिए आप लोग, इस पूरे डायग्राम में इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो 8, बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉन जीरो 8। शाबाश, वेरी गुड। कौन बोल रहा है एक्स पे जीरो है? एक्स पे नॉन जीरो? अंजलि, एक्स पर जीरो है कि नॉन जीरो है? मैं पूछ रहा हूं नॉन जीरो कहां पर है? मेरे ख्याल से नॉन जीरो सिर्फ और सिर्फ कहां पर है? वाई पर। जेड पर कौन बोल रहा है? जयप्रकाश, जेड पे जीरो है भाई, संभालो अपने आप को। मैं नॉन जीरो पूछ रहा हूं यार, कुछ भी बोले जा रहे हो। प्रियंका, जो आउटसाइड का मामला होता है उसमें रेडियस नहीं आती है, उसमें क्या आता है? आउटसाइड पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस। तो जो आउटसाइड पॉइंट है उसकी छोटे के सेंटर से डिस्टेंस और बड़े के सेंटर से डिस्टेंस तो सेम है ना। आउटसाइड पॉइंट के मामले में रेडियस का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। प्रियंका, बात समझ में आई? जल्दी से जवाब दें। यस, वेरी गुड। तो ये था इस क्वेश्चन के बारे में। चलिए, तो कुल मिला के अगर वर्ड्स में बोले तो बोलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहां पर नॉन जीरो है? दोनों स्फीयर्स के बीच में नॉन जीरो है, ठीक है। चलिए, हाँ, अगर अर्थिंग नहीं होती तो बड़ा वाला स्फीयर न्यूट्रल होता तो उसका कंट्रीब्यूशन नहीं लेते। वेरी गुड। तो ये सब खत्म करते हैं बच्चों, 3 मेंबर खत्म ना। अब हम शुरू कर जा रहे हैं 4th मेंबर। यस, पहला मेंबर क्या था अपना? सिंगल लेयर ऑफ सिग्मा, हो गया। दूसरा क्या था? कंडक्टिंग प्लेट, वो हो गया। तीसरा क्या था कि इसमें मैंने पूछा था कि कंडक्टिंग स्फीयर, हो गया, वो हो गया। अब हम फोर्थ सिस्टम ले रहे हैं, वो ऐसा स्फीयर है, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, इसमें अगर हम चार्ज देंगे तो चार्ज कहां जाएगा? पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। क्या मतलब? ये देखिए, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, ये शुरू करने जा रहे हैं अपना अगला सिस्टम। क्या मतलब है इसका? ये देखिए, डायग्राम समझिए। मेरे पास स्फीयर है जिसकी रेडियस r है और मान लीजिए इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज है। जैसा कि मैं बोल रहा हूँ ये सॉलिड है, तो सॉलिड को दिखाने के लिए मैं इसकी शेडिंग कर रहा हूँ। सॉलिड है, हाँ, होलो नहीं है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर हो गया आर रेडियस का, ठीक है। इसका सेंटर हो गया। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर इसके ऊपर प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो अगर मैं इसका डायग्राम दिखाऊं तो क्या मतलब हो गया? प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली बटा हुआ है, तो कहां पर बटा हुआ है? बोलिए, सरफेस पे या पूरे वॉल्यूम में? पूरे वॉल्यूम में चार्ज यूनिफॉर्मली बटा हुआ है। क्लियर? अब हमें इस पर्टिकुलर जो सिस्टम है इसके बारे में हमें बातें करनी है, वही। अब जैसे इसके बारे में हमें इलेक्ट्रिक डिस्कस करना है और कहां पर? वही चार्ज है। तो पहले मैं आपको लिस्ट बना के देता हूं, फिर मैं आपको फॉर्मूला समझाऊंगा और दुनिया भर की बातें भी करेंगे। आइए ध्यान दीजिए वापस से, वही ई आउटसाइड के क्यू बाय आर स्क्वायर। न्यूमेरिकल करने के लिए फॉर्म रटे हुए होने चाहिए, ठीक है। कैसे है मैं बता दूंगा, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से फॉर्मूला दिमाग में होने चाहिए। आउटसाइड के क्यू बाय आर स्क्वायर, लिस्ट सरफेस पे के क्यू बाय रेडियस स्क्वायर, इनसाइड में के क्यू बाय रेडियस क्यूब इंटू स्मॉल आर, और सेंटर पे जीरो। सब बच्चों को ये फॉर्मूला रटे हुए होने चाहिए। अभी हम सवालों में इनको इस्तेमाल करेंगे। तो आइए बच्चों, वापस से रिपीट करता हूँ। जिस तरह आप लोगों ने दुनिया भर के इलेक्ट्रिक के फॉर्मूला याद किया, आपको पॉइंट चार्ज का फॉर्मूला याद है, रिंग का याद है, कंडक्टिंग स्फीयर का याद है, उस तरह से आज के बाद नॉन कंडक्टिंग, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग का फॉर्मूला भी याद करें। आउटसाइड का फॉर्मूला हो गया, सरफेस का फॉर्मूला हो गया, इनसाइड का हो गया, ये हो जाएगा। और याद करने का ज्यादा आसान तरीका, डिफरेंस नोटिस करें। आई थिंक डिफरेंस सिर्फ इस जगह पे आया है, वहां भी आउटसाइड में यही फॉर्मूला था, कंडक्टिंग स्फीयर में भी आउटसाइड में ये फॉर्मूला था, सरफेस का फॉर्मूला भी वहां पे यही था। वहां पर भी सेंटर पे जीरो था, यहाँ भी सेंटर पे जीरो है। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां इनसाइड में जीरो था और यहाँ इनसाइड में नॉन जीरो है। वहां इनसाइड में जीरो था, यहाँ इनसाइड में क्या हो रहा है? नॉन जीरो हो रहा है। अगर यहाँ इनसाइड में नॉन जीरो तो उसका लॉजिक आप समझते हैं शायद। आई थिंक यहाँ पर अंदर में भी अगर मैं गोशन सरफेस बनाऊंगा तो क्या चार्ज ट्रैप होगा? यस। वहां अंदर में चार्ज ट्रैप नहीं था तो अंदर में माहौल नहीं बना। यहाँ अंदर में भी चार्ज ट्रैप होगा तो यहाँ अंदर में भी क्या बनने वाला है? या अंदर के अंदर भी डेफिनेटली इलेक्ट्रिक बनने वाला है। तो यहाँ पे अंदर का फॉर्मूला क्या है? के क्यू बार स्क्वायर। तो डिफरेंस के लिए ध्यान रखें, फर्क सिर्फ कहाँ है? कंडक्टिंग स्फीयर और इस वाले में फर्क सिर्फ कहां पर है? केवल और केवल इनसाइड के मामले में फर्क है और कहीं भी फर्क नहीं आ रहा है। क्लियर है? वेरी गुड। ध्यान दीजिए, सबसे पहले इनके ग्राफ की बात करते हैं। ग्राफ क्या आप देख पा रहे हैं? यहाँ पे आउटसाइड के फॉर्मूला में क्या चल रहा है? 1/r स्क्वायर। और सरफेस के फॉर्मूला में क्या चल रहा है? ई प्रोपोर्शनल टू आर। तो बच्चों, सबसे पहले ग्राफ ग्राफ खेल लेते हैं। आइए, ई और आर, पहले मैं ग्राफ बना देता हूं फिर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा।
इसका ग्राफ इस तरह से बनाया जाता है, E proportional to R, this will be E maximum, this is E proportional to 1 by R square। आइए बच्चों इसका ग्राफ एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको, सारे फॉर्मूला मुझे याद है तो ग्राफ ही हो जाएंगे। ये देखिए ग्राफ, स्मॉल r 0, ये क्या हो गया आपका स्फीयर का सेंटर, ये सब इनसाइड पॉइंट है, ये क्या हो गया सरफेस, और ये क्या हो गया आउटसाइड पॉइंट, आउटसाइड। आप देखिए सेंटर पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है ना, और इनसाइड पे क्या चल रहा है, E प्रोपोर्शनल टू R, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली बढ़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लीनियरली बढ़ेगा, बढ़ते बढ़ते लीनियरली बढ़ा, और बढ़ते बढ़ते सरफेस पे क्या हो गया मैक्सिमम, उसके बाद क्या हो रहा है 1 बाय आर स्क्वायर से वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये ग्राफ हो जाएगा किसका, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के बारे में ग्राफ हो जाएगा। क्लियर है सबको? ध्यान दें, अभी थोड़ी देर पहले आपने कंडक्टिंग स्फीयर का ग्राफ पढ़ा था, और अभी ये क्या है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। फर्क कहां पे आ रहा है, आई थिंक फर्क आ रहा है इनसाइड में, वहां अंदर में कोई ग्राफ नहीं था क्योंकि अंदर में इलेक्ट्रिक 0 था, और ये अंदर में लीनियर ग्राफ है। क्लियर है? वहां भी मैक्सिमम सरफेस पे था, और यहाँ भी मैक्सिमम कहां पर है, सरफेस पे है। क्लियर है सबको? ये ग्राफ हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा, मुझे बताइए सही है क्या होगा। अंजलि जल्दी पूछो, अंजलि जल्दी पूछो क्या हुआ। क्या समझ में नहीं आया पिछले वाला में, जल्दी पूछो अंजलि। अंजलि क्या प्रॉब्लम बेटे, बताओ जल्दी से। आप लोग देख पा रहे हैं मेरे को, आवाज आ रही सबको? आकाश बाबू, इसके अंदर क्या होगा कि पिछले सवाल में, इधर देखो आप मेरी तरफ, यहाँ प्लस क्यू है भाई साहब, तो यहाँ इंडक्शन से क्या आएगा, माइनस क्यू आएगा ना। अंजलि, जेड पर 0 कैसे हुआ? मुझे बताइए, जेड पर जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है उनकी वैल्यू सेम है कि नहीं, ये बताइए मुझे। जेड पर जो दो इलेक्ट्रिक फील्ड है जेड पर, मुझे पता है कि एक स्फीयर की रेडियस कम है और एक की रेडियस ज्यादा है। अरे आउटसाइड के फॉर्मूला में रेडियस इस्तेमाल होती है कि डिस्टेंस इस्तेमाल होती है? आउटसाइड के फॉर्मूला में रेडियस का कोई रोल नहीं है। आउटसाइड का फॉर्मूला क्या है, के क्यू अपॉन आउटसाइड पॉइंट की सेंटर से डिस्टेंस। तो फिर दोनों का कंट्रीब्यूशन क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है। दोनों का कंट्रीब्यूशन बराबर है, और एक पॉजिटिव है तो अवे बोल रहा है और एक नेगेटिव तो टुवर्ड्स बोल रहा है, तो 0 ही तो आना पड़ेगा। हाँ हाँ हृदय, लॉजिक भी सही है, बिल्कुल सही है हृदय आपका लॉजिक। अंजलि थोड़ा फोकस करो बेटे। चलिए, तो क्या रहा भाइयों, वापस से सुने, वापस से सुने, चलिए 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 वापस से सुने। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के फॉर्मूला याद हो गया आप लोगों को, ये ग्राफ हो जाएगा। मैं एक स्टेटमेंट देना चाहूंगा, आंसर दें यस। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस है। सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड डिसकंटिन्यूअस है, फॉल्स, वेरी गुड। कंडक्टिंग स्फीयर में सरफेस पे फील्ड वाज डिसकंटिन्यूअस। कंडक्टिंग स्फीयर में डिसकंटिन्यूटी सरफेस पे थी, यहां कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं है। सरफेस के अंदर भी माहौल है और सरफेस के बाहर भी माहौल है, वेरी गुड। चलिए, अब आप ये समझ ही गए हैं, और समझ गए तो फिर चीजों को आगे बढ़ाया जाए। सबसे पहले आप ये देखिए कि फॉर्मूला आया कैसे होगा। ऑब्वियसली बच्चों आप समझ ही गए होंगे कि जो आउटसाइड का फॉर्मूला तो वही पहले की तरह आएगा। फर्क किस बात का है, केवल इनसाइड के फॉर्मूला आएगा ना। तो केवल मैं इनसाइड का फॉर्मूला बना के बता रहा हूँ कि इनसाइड का फॉर्मूला कैसे आया होगा, केवल इनसाइड का फॉर्मूला बना के बता रहा हूँ, ठीक है। आई क्या जानना है मुझे, ई इनसाइड जानना है, ई इनसाइड। आई ये रहा अपना स्फीयर, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी थी आर, और आपने मुझसे पूछा कि यहाँ पे बताइए इलेक्ट्रिक कितना होगा, ठीक है, यहाँ प्लस क्यू चार्ज था, यहाँ पूछा आपने। अब यहाँ जानने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले वही गॉसियन, गॉसियन स्फीयर ले लिया, वही सारी बातें, ई ds cos 0 समेशन q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ई इंटीग्रेशन ds दैट विल बी 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर 1 बाय एप्सिलॉन नॉट तो लिख ही दिया। समेशन q में क्या आएगा मेरे पास, यस मेरे ओरिजिनल ऑब्जेक्ट का तो चार्ज कैपिटल Q है, लेकिन आप समझ रहे हैं इस गॉसियन में पूरा चार्ज नहीं फंसा है, पूरा चार्ज फंसेगा पार्शियल चार्ज, पार्शियल चार्ज। तो आप देखिए कि 4/3 पाई r क्यूब वॉल्यूम, या फिर यूं समझिए, यहीं पे बात कर लेते हैं, यस यहाँ पे आइए जरा, यस क्यू चार्ज कितने वॉल्यूम में बटा हुआ था, 4/3 पाई आर क्यूब में। तो ये क्या हो गया, एक तरह से यूनिट वॉल्यूम का चार्ज हो गया। तो मेरा जो गॉसियन सरफेस है उसमें कितना चार्ज है, मैं अपने गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दूं, ये मैंने कर दिया।
तो मैंने गॉसियन सरफेस के वॉल्यूम से इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या ट्रैप्ड चार्ज आ गया। बस इसको आप मैनेज कर लें तो आपको आ जाता है के क्यू बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, ये फॉर्मूला आपका आ जाता है। ई इनसाइड का फॉर्मूला क्या आ रहा है बच्चे, के क्यू बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर, ये फॉर्मूला आ जाएगा। सुन लिया आप लोगों ने। तो अल्टीमेटली ये समझिए स्फीयर के बारे में जितने भी इलेक्ट्रिक फॉर्मूला हम पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, वॉट एवर टाइप स्फीयर यू आर हैविंग, ऑल फॉर्मूलाज आर डेवलप्ड यूजिंग गॉस थ्योरम ओनली। तो इनसाइड का फॉर्मूला ये आया। अच्छा एक बात और भी है, विशेष बात क्या है मेरे पास, इनसाइड का फॉर्मूला आपके पास आ गया यार, मान लीजिए ये सबको समझ में आ गया किसे है, चलिए ध्यान दें। अभी इनसाइड का फॉर्मूला मेरे पास क्या आया हुआ है, के क्यू आर क्यूब इंटू स्मॉल आर। ये इनसाइड का फॉर्मूला मैंने किसके टर्म में आपको दिया है, चार्ज के टर्म में दिया है, ठीक है, चार्ज के टर्म में। अब मान लीजिए हमें कभी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट आ जाती है कि हमें चार्ज नहीं, चार्ज डेंसिटी के टर्म में फॉर्मूला चाहिए, चार्ज डेंसिटी। यहां पर कौन सी चार्ज डेंसिटी की डीलिंग होगी, सिग्मा या रो, रो। तो आइए इसको रो में कन्वर्ट करने की प्रैक्टिस करें। के को लिख दिया 1/4 एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, क्यू को लिख रहा हूं मैं रो इंटू 4/3 पाई आर क्यू, और साथ में आर तो है ही, और नीचे क्या आ जाएगा आर क्यू। आप देख लीजिए काट पीट के, ये आपका बन रहा है रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ई इनसाइड। तो अच्छे से सीखें। आई थिंक ई इनसाइड का फॉर्मूला एक तो ये रहा, और ई इनसाइड का फॉर्मूला एक ही रहा। मुझे बताइए कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, कोई एक या दोनों, जल्दी से बताइए कौन सा फॉर्मूला करेक्ट है, कोई एक या दोनों, दोनों। फर्क किस बात का है, एक चार्ज के टर्म में लिखा गया है और एक दूसरा रो, रो यानी कि चार्ज डेंसिटी के टर्म में रखा है। बाकी फर्क कुछ नहीं, दोनों फॉर्मूला सेम है, दोनों फॉर्मूला एक ही है और दोनों फॉर्मूला सही भी है। फिर वही बात है, कब कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा ये डिपेंड करेगा कि सवाल की लैंग्वेज क्या है, सवाल का इंटेंशन क्या है, किस तरह की भाषा उसने यूज की, उस पर डिपेंड करेगा। क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन की बात और करते हैं, और क्या देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनते हैं। ये देखिए जेई के अंदर जो क्वेश्चन है वो सुने आराम से, यस सुने। uniformly charged sphere, uniformly charged sphere E inside was given a into small r। तो फिर मुझे बोला कि चार्ज क्वेश्चन मार्क। सवाल समझिए, बहुत आसान क्वेश्चन है लेकिन काम का क्वेश्चन है। क्या बोला, यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है और उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, a इंटू आर। पूछ रहा है कि उस स्फीयर का चार्ज पता करिए। सबसे पहली बात तो आपने चालाकी नोटिस की, ये स्फीयर बोल रहा है, ये बोल नहीं रहा है कि वो कंडक्टिंग स्फीयर है कि नॉन कंडक्टिंग है। कंडक्टिंग नॉन कंडक्टिंग नहीं बता रहा, तो सबसे पहला कंफ्यूजन तो ये आएगा यार, पता नहीं कौन सा फॉर्मूला लगा है, एक कौन सा स्फीयर लेके अप्रोच करें। लेकिन आपको तो सब आता है, आपको टेक्निकली सब पता है। बॉस अगर ये कंडक्टिंग स्फीयर होता तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता। वेरी गुड ईशा, वेरी गुड। लेकिन आपके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इट मस्ट बी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। सहमत है आप मेरी बात से। अरे भाई अगर कंडक्टिंग होता तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं होता, लेकिन अगर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डेफिनेटली इट शुड बी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। तो बात बात चल गई। अब इनसाइड का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या था इनसाइड का फॉर्मूला, के क्यू बाय आर क्यूब इंटू स्मॉल आर इज इक्वल टू ए आर। आर से आर काट दिया, तो यहां से के को अपन लिखते हैं 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू आर क्यूब, दिस इज ए। तो क्यू पूछा था एग्जाम में, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए इंटू आर क्यूब। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, स्फीयर पर टोटल चार्ज कितना है, सिंपल, कुछ भी नहीं करना है। अगर मुझे कंडक्टिंग का सॉरी अगर मुझे इनसाइड का फॉर्मूला याद है, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, अगर मुझे इनसाइड का फॉर्मूला याद है तो फटाफट से फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूला लगा। हाँ ए कांस्टेंट सब बोला हुआ है, जैसे ही सब बोला हुआ है बेटे, थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा देखना पड़ता है। तो क्या रहा, सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, फट से फॉर्मूला लगाया, काट पीट के चार्ज आ गया। और इस सवाल की जो स्पेशल बात है मेरी नजर में वो क्या है कि क्वेश्चन ने तो नहीं बता दी किस टाइप का स्फीयर है, लेकिन हम लोग अपनी नॉलेज से समझ गए कि भाई अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डेफिनेटली इट मस्ट बी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। ये क्वेश्चन जेई में था। और सुने, अपने नीट में भी कुछ इस तरह का क्वेश्चन आया। उन्होंने क्या बोला, स्फीयर, वही यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। उन्होंने बोला ई इनसाइड वाज -2 AR। तो बोला
चार्ज डेंसिटी क्वेश्चन मार्क। फिर समझिए, हमसे बोला एक यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर है, उसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड है -2 AR, -2, ये सब दिया हुआ है क्वेश्चन में। बोला कि चार्ज डेंसिटी कैलकुलेट करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फिर वही लफड़ा है, स्फीयर स्फीयर बोल रहा है, नहीं बता रहा कि कौन सा स्फीयर है, कौन सा स्फीयर है, बोलिए, कुछ बत्ती जल रही है, कुछ पता लग रहा है कौन सा स्फीयर है? कम ऑन, कंडक्टिंग या सॉलिड नॉन कंडक्टिंग? सॉलिड नॉन कंडक्टिंग। कैसे पता लग रहा? अरे कंडक्टिंग के अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता ही नहीं है, तुम्हारे यहाँ तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो डेफिनेटली नॉन कंडक्टिंग। तो अब ई इनसाइड का फॉर्मूला लगा देते हैं। अब ई इनसाइड का फॉर्मूला तो लगाएंगे, लेकिन कौन सा वाला लगाएं, चार्ज वाला या चार्ज डेंसिटी वाला? चार्ज वाला या चार्ज डेंसिटी वाला? शाबाश, मुझे क्या जानना है, चार्ज डेंसिटी, और मुझे इनसाइड का फॉर्मूला चार्ज डेंसिटी टर्म में पता है ना, ये रहा, और मैंने लगा दिया फॉर्मूला, और लगा दिया तो लगा दिया, आर और आर काट दीजिए, रो आया है -6 ε0 ए, एग्जाम में आंसर था, ये हो जाएगा। वेरी गुड। तो आप देखें दोनों सवाल एक ही जैसे हैं, दोनों के अंदर हमने ई इनसाइड का फॉर्मूला लगाया है, लेकिन फर्क समझ में आया? चार्ज की डिमांड की तो मैंने चार्ज वाला फॉर्मूला लगा दिया, और मेरे से चार्ज डेंसिटी की डिमांड की तो मैंने चार्ज डेंसिटी वाला फॉर्मूला लगा दिया। वेरी गुड श्रेया, तनु, वेरी गुड, सब लोग अच्छा जवाब दे रहे हैं। समझ में आ गया बच्चों, समझ में आ गया सब लोगों को? वेरी गुड। चलिए चलिए, अब चीजों को आगे बढ़ाएंगे, ध्यान दें। अब आगे का प्लान समझिए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्लोज करते हैं, ध्यान दीजिए, मैं वापस से पूरा प्लान आपको बताता हूँ, दिमाग में पूरा फ्रेम होना चाहिए, क्या पढ़ रहे हैं क्यों पढ़ रहे हैं। सुने, मैंने आपको एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाना शुरू किया था, चार चीजों का इलेक्ट्रिक फील्ड मैं निपटा चुका हूँ, और बाकी चार चीजों का इलेक्ट्रिक फील्ड मैं क्लोज करता हूँ। बाकी चार चीजों, क्योंकि गॉस पढ़ लिया ना, गॉस की मदद से बाकी चार चीजें हो गई, ये कौन कौन सी? एक तो हो गया नॉन कंडक्टिंग शीट, दूसरा हो गया कंडक्टिंग प्लेट, उसके बाद ये गोले शोले जो भी होते हैं, जितने भी स्फीयर, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, सबके फॉर्मूला आप जानते हैं, सबके ग्राफ आप जानते हैं, सबके फॉर्मूला को इंप्लीमेंट करना, क्वेश्चन में उनको अप्लाई करके आंसर निकालना भी आप जानते हैं, ये सफिशिएंट प्रैक्टिस हो चुकी है। सो मेक श्योर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाला टॉपिक क्लोज करता हूँ। अब बच्चों हम लोग नई टर्म शुरू करने जा रहे हैं, दैट टर्म इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। स्टार्ट कर रहा हूं मैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ये भी बहुत ही सुंदर टर्म है, और इसमें भी बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं करने के लिए, इसलिए पूरा चैप्टर ही बढ़िया है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल को हम जनरली किससे दिखाते हैं? वी से दिखाते हैं, वी, कैपिटल वी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मैंने शुरुआत में बोला था आपको कि जहां पर भी चार्ज का इंपैक्ट होता है, जहां भी चार्ज का असर होता है, उस असर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं। जैसा कि मैंने कहा था कि चार्ज के असर को रिप्रेजेंट करने का पहला तरीका क्या था? ई, वो हम क्लोज कर चुके हैं। उसी को रिप्रेजेंट करने का दूसरा तरीका क्या आ रहा है? वी, और दोनों ही न्यूमेरिकल तरीके हैं, वो भी न्यूमेरिकल तरीका था और ये भी न्यूमेरिकल तरीका है ना। इसका मीनिंग समझते हैं, आइए। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए कि जैसे मान लीजिए यहाँ इस रूम में, इस केबिन में, मान लीजिए यहाँ पर चार्ज का इफेक्ट है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है। बच्चों अगर यहाँ पे वाकई में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद है, तो यहाँ पे हर जगह पोटेंशियल की कोई ना कोई वैल्यू होगी। मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो कहीं पे पोटेंशियल 3 वोल्ट होगा, कहीं 5 वोल्ट होगा, कहीं -2 वोल्ट होगा, कहीं 0 भी होगा। तो 3, 5, 2, 0, ये जो वैल्यू है पोटेंशियल कहाँ से आ रही है? अगर मैं कह रहा हूँ कि इस जगह पोटेंशियल है 3 वोल्ट, अगर इस जगह पोटेंशियल है 3 वोल्ट, तो भाई ये 3 कहाँ से आया? कुछ तो स्टैंडर्ड तरीका रहा होगा जहां से आपने तय किया कि इस जगह पोटेंशियल 3 वोल्ट है। तो हमें सबसे पहले किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल को डिफाइन कैसे करते हैं, सबसे पहले हमें उसके बारे में बात करनी चाहिए, बेसिक डेफिनेशन की बात करना चाहिए। बेसिक डेफिनेशन क्या है? एट एनी पॉइंट, सब समझ में आ जाएगा, सुनते जाएं। पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन इन शिफ्टिंग यूनिट positive charge from infinite to that point, मैं समझाता हूं, सुने, कोई कंफ्यूजन जरूरत नहीं, सब समझ में आ जाएगा, सुनते जाएं। यस, डायग्राम समझिए। जैसे मानिए ये कोई जगह है जहां पर माहौल है, माहौल बोले तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक मौजूद है, होगा कोई चार्ज का असर यहाँ मौजूद है। और बच्चों मान लीजिए कोई लोकेशन है इनफाइनाइट, कौन सी लोकेशन है? इनफाइनाइट। अच्छा ध्यान दें, इनफाइनाइट का मतलब ये मत समझ लेना कि वो इनफाइनाइट दूर पर है ना। इनफाइनाइट का मतलब जहां पर चार्ज का असर नहीं है, जहां पर चार्ज का इंपैक्ट नहीं है, उसको बोलेंगे इनफाइनाइट लोकेशन। इसको यूं समझो, जैसे बल्ब है, जैसे मान लो कोई बल्ब है, लाइट सोर्स है, अगर मैं इसको ऑन करूंगा तो क्या होगा? इसके आसपास लाइट होगी, लेकिन दूर जाने पर लाइट, यहाँ ज्यादा लाइट है, कम लाइट, और कम और कम और कम, और कहीं ना कहीं
100 मीटर 200 मीटर पे जाके हम कहीं ना कहीं बोल सकते हैं ना कि यार लाइट बिल्कुल भी नहीं आ रही है। तो जिस जगह पर बल्ब का असर या बल्ब की लाइट बिल्कुल भी नहीं पहुंच रही है, वो जगह बल्ब के लिए क्या होगा, एक तरह से इनफाइनाइट लोकेशन। तो इनफाइनाइट का मतलब इनफाइनाइट दूर पे नहीं होता है। इनफाइनाइट का मतलब जहां पर आपकी चीज का असर खत्म हो गया है, जहां बल्ब का असर खत्म हो गया वो बल्ब के लिए इनफाइनाइट लोकेशन है। जहां चार्ज का या इलेक्ट्रिक फील्ड का असर खत्म हो गया वो क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर चार्ज के लिए इनफाइनाइट लोकेशन हो जाएगी। ठीक है, ओके। जैसा कि मैंने कहा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर ये वाकई में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो यहाँ 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 सब जगह कोई ना कोई पोटेंशियल होगा, कहीं 2 वोल्ट, कहीं 5 वोल्ट, कहीं 3 वोल्ट, सब जगह कोई ना कोई पोटेंशियल होगा। तो पोटेंशियल होगा तो फिर मुझे कहा गया कि बताइए ये कोई लोकेशन है ए, बोले बताइए इस लोकेशन पे कितना पोटेंशियल। मैं ही तो बोल रहा हूँ कि हर जगह पोटेंशियल होगा, तो आपने पूछ लिया बताइए लोकेशन ए पे कितना पोटेंशियल होगा। तो लोकेशन ए का पोटेंशियल कैसे डिफाइन होगा वो समझिए आप लोग, कैसे डिफाइन होगा समझिए आप लोग इसको। ये देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई क्यू नोट चार्ज है, ये देखिए कोई प्लस क्यू नोट चार्ज है, अगर मैं इसको यहाँ लाता हूँ, मैं इस चार्ज को इनफाइनाइट से लोकेशन ए तक लाता हूँ, शब्दों पे ध्यान दें, मैं इस प्लस क्यू नोट चार्ज को इनफाइनाइट से लोकेशन ए तक लाता हूँ, तो आई थिंक मुझे बाहर से एक्सटर्नल वर्क करना पड़ेगा। कारण ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस पॉजिटिव चार्ज पे क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज को आने देगा कि रिपेल करेगा, ये रिपेल करेगा, नहीं आने देगा। तो मुझे उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट बाहर से वर्क करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि इफ क्यू नोट को लाने में मेरे को वर्क करना पड़ा डब्ल्यू, क्यू नोट को इन्फाइनाइट से ए तक लाने में मेरे को वर्क करना पड़ा डब्ल्यू, तो बोलिए यूनिट चार्ज को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, डब्ल्यू या डब्ल्यू बाई क्यू नोट, डब्ल्यू बाई क्यू नोट। और जो डब्ल्यू बाई क्यू नोट आएगा, दिस न्यूमेरिकल वैल्यू, दिस न्यूमेरिकल डेटा विल बी द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट पोजीशन ए। यानी कि पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या हो गया, वर्क डन या वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज। दिस इज नॉट वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज। वॉट एवर इज वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज, दैट इज गोइंग टू बी पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए, वो ए का पोटेंशियल होने वाला है। क्या बात समझ में आ गई है? और आ गई तो क्या मैं अब इसको ऐसा लिख सकता हूँ आपके लिए, ये देखिए, तो अब तो मैं बोल सकता हूँ ए का पोटेंशियल क्या होने वाला है, दिस इज सिंपली वर्क डन फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क होगा उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, पोटेंशियल लिख सकते हैं। ध्यान दीजिए, पोटेंशियल तो हम फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं, तो आप देख लीजिए इसकी यूनिट क्या होनी चाहिए। यूनिट ऑब्वियसली एमकेएस और सीजीएस बात कर लें। एमकेएस यहां से क्या दिख रहा है बच्चे, क्या जूल पर कूलम, लेकिन ज्यादा आपकी यूज आएगी वोल्ट, और आप सीजीएस जाओगे तो वो रहेगा स्ट्रेट वोल्ट। और रिलेशन याद रखें, 1 वोल्ट इज 1/300 स्ट्रेट वोल्ट। सुन लिया सब लोगों ने? आपका काम किसमें होगा, सवाल करेंगे भी थोड़ी देर में, कार्यक्रम शुरू होने वाला है, बेसिक बता रहा हूँ आप लोगों को, सुन लिया आपने? तो क्या हो गया, यस किस में डील करेंगे, वोल्ट या स्ट्रेट वोल्ट। 1 वोल्ट इज 1/300 स्ट्रेट वोल्ट, ये हो जाएगा। यस, क्या लग रहा है आपको, ये क्या है, वेक्टर लग रहा है कि स्केलर? स्केलर, क्योंकि किससे, इसकी कंपेरिजन किससे कर रहे हैं, वर्क से कर रहे हैं, तो वर्क से कंपेरिजन कर रहे हैं, तो भाई साहब ये क्या होना पड़ेगा, स्केलर। स्केलर मतलब इसमें कोई डायरेक्शन का लफड़ा नहीं है। याद है आपको इलेक्ट्रिक में तो बड़ा डायरेक्शन का नाटक था, पॉजिटिव बोले तो अवे, टूवर्ड्स, ये सब बहुत नाटक था। इधर फ्री स्टाइल काम है, इधर फ्री स्टाइल काम है, कोई डायरेक्शन फायरेक्शन का लफड़ा नहीं है। मजे करिए, कोई डायरेक्शन का लफड़ा नहीं, स्केलर है, कोई डायरेक्शन की बात ही यहाँ पे नहीं हो पाएगी। क्लियर है? अंजलि वेक्टर है कि स्केलर है ये, अंजलि वेक्टर है कि स्केलर है ये, स्केलर है, शाबाश, ये हो जाएगा। ध्यान दें, हमने पॉइंट ए का पोटेंशियल क्या लिखा, वर्क डन फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज। बच्चों अगर मैं इसको प्रोसेस करता हूं तो इसको प्रोसेस करने में मुझे मिल जाता है माइनस ई डॉट डी आर इंटीग्रेशन इनफाइनाइट टू आर ए। यस, ये मिल जाता है। और करें, ये जो है ना डब्ल्यू बाई क्यू नॉट, वर्क डन फॉर क्यू नॉट, वर्क डन फॉर यूनिट चार्ज, अगर मैं इसको प्रोसेस करता हूं तो मुझे फाइनली क्या मिल जाता है, ये मिल जाता है। तो अब ये एक्सप्रेशन जो है ना अपने लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है। ये जो एक्सप्रेशन है बच्चों, इसको आप बहुत संभाल के रखना। कौन सा एक्सप्रेशन, माइनस ई डॉट डी आर, ये हमेशा क्या होगा, दिस इज ऑलवेज वर्क फॉर शिफ्टिंग यूनिट चार्ज, पूरे चैप्टर में काम आएगा, वर्क फॉर शिफ्टिंग यूनिट चार्ज। अब कहां से कहां शिफ्ट करना है वो लिमिट डाल देना, फिलहाल कहां से कहां शिफ्ट किया, इन्फिनिट से एक, तो आर ए लगा दिया। जहां से जहां शिफ्ट करना उनको लिमिट डाल देना, लेकिन वर्क डन फॉर शिफ्टिंग यूनिट चार्ज हमेशा क्या होगा, माइनस ई डॉट डी आर होगा। क्लियर है? चलिए, अब हम लोगों ने बेसिक पढ़ लिया है, अब बेसिक पढ़ लिया है तो चलो अब काम की बातें शुरू करते हैं। हम लोगों ने शुरू किया पोटेंशियल के बारे में, पोटेंशियल की सारी बातें आप समझ ही गए हैं, सारी चीजें आपके सामने हैं। ओके, अब सुने, आपको याद होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद, हाँ कैलाश, ये क्या है, चीजों को डिफाइन करने का एक तरीका होता है। साइंटिस्ट लोग जब भी कोई चीजों को डिफाइन करते हैं तो कोई को रेफरेंस लेना पड़ेगा। रेफरेंस हमेशा किसको, अंडरस्टूड रेफरेंस क्या होता है, इनफाइनाइट। जैसे मैं बोलता हूँ कि एक मान लीजिए कोई पार्टिकल 5 मीटर हाइट पर है, तो 5 मीटर हाइट कहाँ से, अर्थ सरफेस से। तो जिस तरह
ग्रेविटेशन में अंडरस्टूड रेफरेंस क्या होता है? अर्थ सरफेस। उस तरह यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैट्स में अंडरस्टूड रेफरेंस क्या रहता है? इनफाइनाइट पोजीशन। तो पोटेंशियल को डिफाइन करने का क्या तरीका है? इनफाइनाइट से यानी कि रेफरेंस से उस जगह तक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को लाने में जो वर्क करना पड़ेगा वो क्या बन जाएगा? पोटेंशियल ऑफ दैट पर्टिकुलर लोकेशन। चलिए, अब हमने पढ़ लिया है बच्चों, चीजों को आगे बढ़ाते हैं। ध्यान दें, इस तरह इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद मुझे अलग अलग बहुत सारी चीजों का इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूला न्यूमेरिकल डिस्कस करने थे, याद है? पॉइंट चार्ज, रिंग, सब। सर जब पोटेंशियल पढ़ लिया तो पोटेंशियल पढ़ने के बाद हम क्या करना है? हम लोगों को अलग अलग बहुत सारी चीजें हमारे सिलेबस में है। पॉइंट चार्ज है, रिंग है, आर्क है, इसके अलावा वही स्फीयर, गोले शोले वगैरह। हमें बारी बारी से इन सबके पोटेंशियल के फॉर्मूला, न्यूमेरिकल, ग्राफ, इनकी प्रैक्टिस करनी है। तो जिस तरह हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े थे, अब हम पोटेंशियल में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। First of all, potential due to point charge. Potential due to point charge. Potential due to point charge. चलिए ये शुरू करने जा रहे हैं। जैसे मान लीजिए कोई पॉइंट चार्ज है कैपिटल की, इससे r डिस्टेंस पर, यहाँ पर मुझे कहा जा रहा है कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा। तो वही मुझे यहाँ पोटेंशियल जानना है। तो वही मैं अगर डेफिनेशन की गाइडलाइन प्रोसीड करूंगा, डेफिनेशन जो गाइडलाइन दी है इनफाइनाइट से मैं यूनिट पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक लाऊंगा, तो जो वर्क करना पड़ेगा वो जो पढ़े थे ना अभी माइनस ई डॉट डी आर, जो पढ़े थे ना माइनस ई डॉट डी आर। तो अगर मैं माइनस ई डॉट डी आर अगर मैं इसको सोल्व करूंगा तो आपको पता ही है मुझे फॉर्मूला मिलता है v इज के क्यू बाय आर। तो आज के बाद जब हम पॉइंट चार्ज क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये पॉइंट चार्ज को लाने में वर्क डन और इनफाइनाइट ये सब नहीं सोचना है। ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, लेकिन न्यूमेरिकल्स में काम नहीं आता है। न्यूमेरिकल में आज के बाद पॉइंट चार्ज पोटेंशियल तुरंत क्लिक होना चाहिए, के क्यू बाय आर। तो इस फॉर्मूला में क्या चाहिए आपको डालने के लिए? चार्ज चाहिए, वो मैं दे दूंगा। डिस्टेंस चाहिए, वो मिल जाएगी। तो बस फॉर्मूला में वैल्यू डाल के आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, ध्यान दें, ये जो चार्ज है, चार्ज क्यू मस्ट बी विथ साइन। जब हम क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान रखें, चार्ज मस्ट बी विथ साइन। जो चार्ज यूज करेंगे उसमें पॉजिटिव चार्ज है तो विथ प्लस डालना, और नेगेटिव चार्ज तो विद माइनस डालना है। कारण समझिए उसका क्या कारण है। आपको याद है जब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ाता था तो वहां मैं खुद ही मना कर रहा था कि यार चार्ज का साइन मत डालो। क्या बोलता था मैं? कि यार चार्ज का साइन मत डालो। क्यों बोलता था मैं बोलता था डायरेक्शन में कर लेंगे। पॉजिटिव का तो हम अवे अवे करते थे और नेगेटिव का तो हम टूवर्ड्स टूवर्ड्स करते थे कि नहीं? यार इसमें तो पोटेंशियल में तो डायरेक्शन है नहीं। पोटेंशियल में तो कोई डायरेक्शन नाम की चिड़िया नहीं है, डायरेक्शन है ही नहीं। तो जो भी करना है सब फॉर्मूला में करना पड़ेगा, जो भी करना है सब फॉर्मूला में करना पड़ेगा। सो मेक श्योर पोटेंशियल के जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे, चाहे वो पॉइंट चार्ज का हो, चाहे वो रिंग का हो, चाहे वो स्फीयर का हो, पोटेंशियल के जितने भी क्वेश्चन आप करेंगे, चार्ज मस्ट बी विथ साइन। मैंने लिख के दिया, गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से पॉजिटिव पोटेंशियल बन जाया करेगा और नेगेटिव चार्ज की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल बन जाया करेगा। क्लियर है? एक बात। दूसरी बात, अगर मेरे क्वेश्चन में एक पॉइंट चार्ज होगा तो उसका पोटेंशियल तो मैं निकाल ही लूंगा के क्यू बाय आर करके। लेकिन कभी कभी मेरे क्वेश्चन में एक की बजाय ज्यादा चार्ज मेंबर रहेंगे, 2 3 4 5 रहेंगे। तो मैं क्या करूंगा? पहले तो सबका इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन ले लूंगा और सबके इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशन का वेक्टर सम या ऑर्डिनरी सम। वेक्टर सम या ऑर्डिनरी सम, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलो, मैं गलत लिख दूंगा मैडम। वेरी गुड। एल्जेब्रिक सम करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी सम करना पड़ेगा। समझते ना क्यों करना पड़ेगा? अबे वेक्टर सम करोगे कहां से? डायरेक्शन कहां है? तो मैं चाहूं तब भी नहीं कर सकता। सो मेक श्योर। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो शायद मैं वेक्टर सम करता, इलेक्ट्रिक फील्ड में तो शायद वेक्टर सम करता था, लेकिन यहाँ पर वेक्टर सम नहीं, ऑर्डिनरी सम, एल्जेब्रिक सम करने वाले। क्लियर है? चलिए, सारी जानकारी खत्म हो गई है, कार्यक्रम शुरू करते हैं। आइए कुछ बेसिक क्वेश्चंस। तीनों जगह पर कैपिटल क्यू है, साइड एक्स से इक्विलेटरल ट्राइंगल है। मुझे पूछ रहे इधर सेंटर में मुझे पोटेंशियल जानना है। क्या जानना है? वी सेंटर, वी सेंटर जानना है। जैसा कि आप जानते होंगे, नहीं जानते तो देख लीजिए। अगर साइड एक्स है तो ये जो कॉर्नर है इसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी होती है? x बाय रूट 3। जिनको नहीं पता है ध्यान दें, इक्विलेटरल ट्राइंगल में सेंटर की कॉर्नर से डिस्टेंस कितनी होती है? x बाय रूट 3। अब आ जाइए, अब काम शुरू करें। ओके, वी सेंटर मुझे बताइए कितने मेंबर, एक या 3 मेंबर? 3 मेंबर। कौन कौन कंट्रीब्यूट करेगा? एक मेंबर की सारे मेंबर? सभी लोगों ने कंट्रीब्यूशन देना है, सभी लोगों ने कंट्रीब्यूशन देना है। क्लियर है सबको? अब सब लोगों ने कंट्रीब्यूशन देना है तो फिर क्या करें? यस, पहले का कंट्रीब्यूशन प्लस के क्यू बाय एक्स बाय रूट 3, दूसरे का के क्यू बाय एक्स बाय रूट 3, तीसरे का भी के क्यू बाय
x/√3 और आप समझ ही गए हैं, सिंपल कैलकुलेशन है। तो ये देखिए, तो आप समझ गए हैं कितना आंसर हो जाएगा। दिस आंसर, दिस इज 3√3 k³/x, 3√3 k³/x। वेरी गुड, सब लोगों का आंसर है ना। सिंपल क्वेश्चन है, जरा शुरुआत के लिए, अभी धीरे धीरे डोज बढ़ा देंगे, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है, करना कुछ भी नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, हो गया, पता लग रहा है। 3 मेंबर थे, तीनों ने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दिया, मैंने तीनों का कंट्रीब्यूशन पकड़ा और उसको सिंपल जोड़ दिया। चांस वाली बात है, तीनों मेंबर पॉजिटिव थे, तो सबका कंट्रीब्यूशन पॉजिटिव 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 जुड़ गया, और कोई अवे का लफड़ा नहीं है, कोई टूवर्ड्स का लफड़ा नहीं है, फ्री स्टाइल काम। अगर मान लीजिए इस क्वेश्चन में x, ये प्लस क्यू, ये प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, वापस से आ जाए वी सेंटर, यहां पता करना है। इस बार क्या होता, प्लस वाला तो बोलता प्लस का k³/x/√3, दूसरा प्लस भी क्या बोलता k³/x/√3, और x/√3, और वो माइनस वाला क्या बोलता माइनस k³/x/√3, क्योंकि आप ही ने तो कहा था चार्ज कैसे लेना है, विदाउट साइन की विथ साइन, विथ साइन, तो ये और ये टर्म कट जाएगी। इस बार आपका आंसर है √3 ऑफ k³/x, ये आपका आंसर है। बात समझ में आ रही है, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल इस तरह से काम करेंगे, ठीक बात है। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन नीट में आया हुआ अपना क्वेश्चन, नीट में ये क्वेश्चन उन्होंने एक स्क्वायर दिया बच्चे, स्क्वायर का साइड था 12 और यहाँ पर प्लस क्यू था, यहाँ पर भी प्लस क्यू था, यहाँ माइनस क्यू था और यहाँ माइनस क्यू था, ठीक है। और हमसे यहाँ पर इस जगह पर मुझे पोटेंशियल मांगा गया, इस जगह पोटेंशियल मांगा गया, ठीक है। तो आई थिंक इस प्लस क्यू से इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी L, इस प्लस क्यू से डिस्टेंस कितनी L, आई थिंक हमें ये डिस्टेंस भी चाहिए होगी, ये डिस्टेंस भी चाहिए होंगी। क्या ये डिस्टेंस हम अरेंज कर सकते हैं, ये 12 है, ये 12 है और ये L है, तो L और 12 का पाइथागोरस करके क्या वो √5L आ जाएगा, यस। तो बच्चे ये कितना आने वाला है √5L, और ये भी कितना आने वाला है √5L, आएगा कि नहीं आएगा, आएगा, हो गया। अब बस डिस्टेंस की तो जरूरत है, अब तो काम शुरू कर सकते हैं। v, आइए, प्लस क्यू क्या बोल रहा है k³/L, दूसरा प्लस क्यू भी यही बोल रहा है, माइनस क्यू क्या बोल रहा है माइनस k³/√5L, माइनस k³/√5, हो गया, सबका कंट्रीब्यूशन हो गया। डिस्टेंसेस पता होनी चाहिए और चार्ज का साइन जरूर लेना है, हो गया, मैनेज कर लो जितना मैनेजेबल हो, 1 - 1/√5 आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड ईशा, सिंपल क्वेश्चन है, कर सकते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि इतने आसान क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते रहे हैं, तो वो आपको करना है। अच्छा सुने, जिन लोगों को हैंड आउट, मैं हैंड आउट के लिए नोटिस वो दे रहा हूं, आपको लिंक दे रहा हूं, 9 दिसंबर का इंग्लिश का हैंड आउट लिंक पर अवेलेबल नहीं है, प्लीज है। क्यों नहीं है, क्या लिंक पे वो होगा, क्यों भाई, कल की क्लास का हैंड आउट है कि नहीं है, जल्दी बोले, है बेटे, सब लोगों को मिला, आप भी दोबारा चेक कर लेना, लिंक भेज रहा हूं, शाबाश। हैंड आउट का लिंक आपको दे रहा हूं, जिन्होंने आज ज्वाइन किया, वैष्णवी वगैरह, ये लिंक लीजिए और हमेशा हमेशा इसी को यूज करना है, रोज रोज लिंक नहीं मांगना है। ये लिंक पहुंच गया आपके पास, चलिए, हाँ एक ही लिंक है, उसी को यूज करना डेली, अलग अलग कुछ नहीं है, जब तक मैं पढ़ाऊंगा वही रहेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ो जवानों, ये भी हो जाएगा। जेई का क्वेश्चन देखिए प्लीज, ये अपना एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस चार्जेस, यहाँ प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, लोकेशंस R, 2R, 4R, 8R, एंड दिस वाज अप टू इनफाइनाइट, दिस वाज अप टू इनफाइनाइट। हमसे पूछा कि ओरिजन पर पोटेंशियल कितना होगा। मुझे बताइए इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितने मेंबर हैं, कितने मेंबर, कितने चार्जेस हैं, 3 4 या इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, तो यहाँ ओरिजन पे कितने लोग कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, बोलिए, 1 2 मेंबर या सारे मेंबर, सारे मेंबर,
और फॉर्मूला आज भी वही है, के क्यू अपॉन डिस्टेंस। आइए शुरू करें। पहले चार्ज का कॉन्ट्रीब्यूशन ये रहा, दूसरे चार्ज का के क्यू बाई डिस्टेंस 2r, तीसरे चार्ज का के क्यू बाई डिस्टेंस 4r, अगले चार्ज का के क्यू बाई डिस्टेंस 8r, एंड दिस इज अप टू इनफाइनाइट। ये कार्यक्रम चलता रहेगा। तो आप समझिए कि सबने अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे दिया, और जैसा कि आपने बताया मैं क्या कर रहा हूं, सबके कंट्रीब्यूशन का ऑर्डिनरी सम कर रहा हूं। ऑर्डिनरी सम कर लेते हैं, कॉमन ले लीजिए, और कॉमन ले रहे हैं तो आपको दिखी क्या होगा, ये मामला क्या हो गया, ए जीपी बन गई है। यस, क्या बन गई है, एपी या जीपी, ये क्या बन गई है, इनफाइनाइट जीपी। और इनफाइनाइट जीपी का सम जिनको नहीं पता ध्यान दीजिए, इनफाइनाइट जीपी का सम होता है बच्चे ए अपॉन 1 माइनस आर। क्या होता है, ए अपॉन 1 माइनस आर। ए क्या है, फर्स्ट टर्म, और आर क्या है, कॉमन रेशियो। चलो वेरी गुड, श्रेया बराबर है, वेरी गुड। चलो के क्यू बाय आर, और क्या 1 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, 1 माइनस आर, कॉमन रेशियो कितना है, किससे मल्टीप्लाई कर करके आगे बढ़ रहे हैं, हाफ से, कॉमन रेशियो कितना है, हाफ। वेरी गुड। तो अगर सोल्व करें, आंसर आ रहा है 2kq बाय आर। आंसर इज 2kq बाय आर। यानी कि मुझसे पूछा गया कि ओरिजिन पे पोटेंशियल बताइए, मेरा ओरिजिन पे नेट पोटेंशियल कितना आ गया, 2kq बाय आर। बड़ा आसान है, कर सकते हैं ना हम लोग ये। समझ में आया क्वेश्चन, क्वेश्चन समझ में आया क्या, आया सबको समझ में, वेरी गुड। मुझे समझ में आएगा तो एक आंसर दे दीजिए बस, सब बच्चे आंसर दे दें बस एक। सुनिए, नेट पोटेंशियल आ चुका है, ठीक है, मुझे ये बताइए ये किधर होगा, टूवर्ड्स ओरिजिन या अवे फ्रॉम ओरिजिन, बोलिए ये पोटेंशियल किधर होगा, टूवर्ड्स या अवे। हृदय बोल रही है अवे होगा। हम्म कुछ लोग टूवर्ड्स बोल रहे हैं, कुछ लोग अवे बोल रहे हैं, नालायकों। हाँ, बहुत सारे लोग टूवर्ड्स अवे बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग नो डायरेक्शन ही बोल रहे हैं। अरे भैया ये क्या है, पोटेंशियल है, पोटेंशियल कुछ तो समझो, इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ। स्केलर, अबे कहे का डायरेक्शन, डायरेक्शन नहीं है इसमें। और डायरेक्शन होता तो मैं ऑर्डिनरी सम थोड़ी ना करता, मैं वेक्टर सम करता, और वेक्टर सम करता तो बोलिए अभी कैसे काम हो रहा है ये, तुम्हें डायरेक्शन नहीं। तो मैंने अगर पूछ भी लिया है कि ये किधर है, अवे या टुवर्ड्स, तो आपको बोलना है अरे भाई ये तो स्केलर है, डायरेक्शन की नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं है। यदि बात समझ में आई मेरी, यदि क्या आपने बोला था, टूवर्ड्स या अवे, अब बात समझ में आ गई। हाँ बेटे समझ में आ गई ना, यस वेरी गुड। कोई बात नहीं, गलत आंसर देने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन चीजों को समझना पड़ेगा। नो डायरेक्शन, नथिंग, पोटेंशियली स्केलर पैरामीटर। वेरी गुड, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जो अपना भी नीट का क्वेश्चन है बच्चे। नीट में जो क्वेश्चन आया वो ये है, उन्होंने एक रोड दिया है अपने को, रोड का चार्ज Q था और रोड की लेंथ वाज L, ठीक है, और इसी से L दूर पर इधर इधर बोला कि पोटेंशियल बताइए। बोलिए ये समझ में आ रहा है, L लेंथ की रोड है, और L लेंथ की रोड से L दूर पर ये लोकेशन है, यहाँ पे क्या जानना है, पोटेंशियल जानना है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमें तो केवल किसका पोटेंशियल जानना आता है, पॉइंट चार्ज का, ये रोड वोड का तो मेरे को आता नहीं है। तो फिर ऐसे में क्या किया जाए, यस इशारा पर लग गया होगा आप लोगों को। पहले पोटेंशियल ऑब्जर्वेशन पॉइंट से x दूर पर क्या एक छोटा सा एलिमेंट dx ले लिया जाए। वेरी गुड, स्मॉल एलिमेंट, वेरी गुड। हाँ स्मार्ट हो गए आप लोग तो सारे, एक्सपर्ट हो गए, एलिमेंट लेना पड़ेगा, शाबाश। तो क्या करें भाइयों, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन पॉइंट से x दूर पर मैंने रोड का एक छोटा सा एलिमेंट ले लिया dx, और dx एलिमेंट का चार्ज कितना होगा, dq। तो अगर मैं देखूं dq चार्ज कितना होगा, जरा देखिए, q चार्ज फैला होता है l लेंथ पे, तो यूनिट लेंथ का चार्ज ही हो गया, तो dx लेंथ का चार्ज कितना होगा ये, यानी कि जो मेरा एलिमेंट्री चार्ज है वो उसकी वैल्यू मेरे पास आ गई। और इफ इट इज रियली एलिमेंट्री चार्ज, सो इट कैन बी ट्रीटेड एज पॉइंट चार्ज, और पॉइंट चार्ज का पोटेंशियल तो मुझे आता है, पोटेंशियल ड्यू टू dq। केवल dq की वजह से पोटेंशियल कितना लिखे, बोलिए, k चार्ज अपॉन डिस्टेंस, k चार्ज अपॉन डिस्टेंस, वेरी गुड, ये आ जाएगा। अब क्या करें, v नेट निकालने के लिए क्या किया जाए भाइयों, क्या इसको इंटीग्रेट किया जाए, यस, k बाई एक्स तो अपनी जगह था, यहाँ पे क्या लिख दिया, q बाई एल इंटू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन करेंगे तो लिमिट चाहिए, वेरिएबल कौन है यहाँ पर, कौन वेरिएबल है, x। बोलिए x का मिनिमम वैल्यू क्या होगा, x का मिनिमम वैल्यू बोलिए, x का मिनिमम वैल्यू l, और x का मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा बच्चे, 2l, शाबाश, l से 2l, बहुत बढ़िया। तो आप जानते ही हैं के क्यू बाय एल
इंटीग्रेशन dx बाय x एल और टू, स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, ln x होगा, लिमिट डालेंगे तो कितना आंसर आ जाएगा, k क्यू बाय l, दिस विल बी ln 2, कितना आंसर आ जाएगा, k क्यू बाय l ln 2। क्या मेरे पास नेट आंसर आ चुका है? यानी कि एग्जाम में आंसर था इस रोड की वजह से वहां पर पोटेंशियल कितना होगा, k क्यू बाय l ln बाय 2। क्लियर है, समझ में आया सब लोगों को? l से 12 कैसे भाई, कुछ समझो, इधर आओ। नियरेस्ट एलिमेंट कहां ले सकते हैं, रोड के इस एंड पे, तो अगर नियरेस्ट एलिमेंट लेंगे तो कितनी दूर होगा वो, l दूर पे, और सबसे दूर एलिमेंट कहां ले सकते हैं, यहां पर, तो बताइए वो यहाँ ऑब्जर्वेशन पॉइंट से कितना दूर पर है, 12 दूर पर, तो नियरेस्ट एलिमेंट l दूर पर है और फारदेस्ट एलिमेंट 12 दूर पे है, तो लिमिट क्या होनी चाहिए, l से 12। तुषार समझ में आया क्या, रेंज कैसे तय की, तुषार जल्दी बोलो, टाइम खत्म हो रहा है, जल्दी बोलो। वेरी गुड, ये आंसर आ गया और समझ में आ गया तो मुझे जवाब दे दीजिए आप, मुझे बताएं आप लोग कि सभी लोग आंसर दें, इस रोड की वजह से नेट पोटेंशियल की वैल्यू तो ये आ गई है, मुझे बताइए पोटेंशियल किधर होगा, टुवर्ड्स रोड या अवे फ्रॉम रोड, पोटेंशियल किधर होगा, टुवर्ड्स रोड या अवे फ्रॉम रोड। वेरी गुड, अब सब लोग स्मार्ट हो गए एकदम, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, शाबाश। हाँ, नो डायरेक्शन, अगर मैं पूछ भी रहा हूं तो बोलिए, अरे भाई ये तो स्केलर है, काहे का डायरेक्शन, देयर विल बी नो डायरेक्शन, पूछ भी लिया तो आप समझ जाए कि ये घुमाने के लिए पूछा जा रहा है ना। वेरी गुड, मुझे एक छोटी सी बात बताएं, अगला क्वेश्चन, मेरे पास दो पोटेंशियल है यार, एक तो है -5 वोल्ट और बच्चों एक पोटेंशियल है +3 वोल्ट, मुझे गाइड करके बताइए विच इज हायर, V1 या V2, V1 या V2, विच इज हायर, विच इज मोर, कुछ V1 भी बोल रहे हैं, कुछ V2 भी बोल रहे हैं। पहले मैंने ऐसा सवाल आपसे किया था इलेक्ट्रिक फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस एंड माइनस वाज डायरेक्शन, ये पोटेंशियल है, इधर डायरेक्शन नाम की चिड़िया होती नहीं है, तो यहाँ जो प्लस माइनस वो क्या है, डायरेक्शन है कि वो वैल्यू में शामिल है, वैल्यू में शामिल है, और हमने बचपन से मैथ्स में पढ़ा है कि -5 कम होता है और +3 ज्यादा होता है, डेफिनेटली V2 इज मोर देन V1, V2 इज मोर देन V1। वेरी गुड, समझ में आ रहा है, जो बच्चों ने V1 जवाब दिया वो ध्यान दें, आप उस वाले में चले गए, फिर सुन लीजिए आप, इलेक्ट्रिक फील्ड के मामले में -5 वाज लेस देन +3, सॉरी -5 वाज मोर देन +3, क्योंकि वहां माइनस और प्लस क्या थे, डायरेक्शन के बारे में थे, जबकि ये पोटेंशियल है, पोटेंशियल में तो डायरेक्शन होती नहीं है, तो यहाँ प्लस माइनस जो भी सब कुछ किस में शामिल है, वैल्यू में शामिल है, तो ध्यान दीजिए -5 वैल्यू +3 वैल्यू से कम होती है, तो इसका मतलब V2 ज्यादा V1 कम। क्लियर है, क्लियर है सब लोगों को, समझ में आया क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, पता लगा आप लोगों को, चल बहुत बढ़िया। अब समझ में आएगा तो मुझे और बताइए, कुछ ग्राफ खेल लेते हैं, आइए, क्या चल रहा है, V इक्वल टू के क्यू बाई आर प्रोपोर्शनल टू 1/r, अगर मुझे ग्राफ बनाना हो, 1/r, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, कैसा ग्राफ बन जाएगा बच्चे, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ग्राफ बन जाएगा, लेकिन समझने वाली बात सुनिए अब आप, यस मुझे बताइए, ये पॉजिटिव चार्ज, इधर देखें सब लोग, ये पॉजिटिव चार्ज है, ये इधर कैसा पोटेंशियल देगा, पॉजिटिव, यहाँ भी सब तरफ कैसा पोटेंशियल देगा, पॉजिटिव, सब तरफ कैसा पोटेंशियल देगा, पॉजिटिव पोटेंशियल, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर और इधर, पॉजिटिव चार्ज सब तरफ पॉजिटिव पोटेंशियल देता है और नेगेटिव चार्ज सब तरफ नेगेटिव पोटेंशियल देता है। आई थिंक इलेक्ट्रिक में कुछ लफड़े थे, वहां पॉजिटिव चार्ज की वजह से एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव था तो दूसरी तरफ नेगेटिव था, क्यों था ऐसा, डायरेक्शन का लफड़ा था, इसमें तो डायरेक्शन नहीं है, इसमें तो डायरेक्शन नहीं है, तो मेक श्योर पॉजिटिव चार्ज इधर भी पॉजिटिव पोटेंशियल देगा और इधर भी पॉजिटिव, सुन रहे हैं अच्छे से, पॉजिटिव चार्ज इधर भी पॉजिटिव पोटेंशियल मारेगा और इधर भी पॉजिटिव पोटेंशियल मारेगा, नेगेटिव चार्ज इधर भी नेगेटिव पोटेंशियल देगा और इधर भी नेगेटिव पोटेंशियल देगा। तो अगर ये बात है तो जरा देखिए, ये देखिए, दो लेते हैं डायग्राम और अच्छा समझ में आएगा, जैसे मान लीजिए पोटेंशियल वाली एक्सिस है, ओके, अब ध्यान दें, बहुत बढ़िया, चार और एक तरह का पोटेंशियल, तुषार बहुत ही सुंदर बोला है आपने, तो मान लीजिए ये कोई पॉजिटिव चार्ज है भाइयों और मान लीजिए कोई नेगेटिव चार्ज है क्यू, आई पॉजिटिव चार्ज, यस, ऊपर पॉजिटिव भी है और नीचे नेगेटिव भी है, ओके, ऊपर वाले पहले ग्राफ में आइए, यस, पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहाँ पे कैसा ग्राफ होगा, यहाँ पोटेंशियल कैसा होगा, पॉजिटिव, और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इधर पोटेंशियल पॉजिटिव है और उधर भी पोटेंशियल पॉजिटिव होगा,
नेगेटिव चार्ज की वजह से इधर पोटेंशियल नेगेटिव और इधर भी पोटेंशियल कैसा होगा, नेगेटिव होगा। मुझे बताइए ग्राफ वाली बात समझ में आई कि नहीं भाई लोग? ग्राफ वाली बात अच्छे से समझ में आ गई आप लोगों को? श्योर? कंफ्यूज मत होना। इलेक्ट्रिक फील्ड में तो डायरेक्शन के लफड़े थे, तो एक तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पास पॉजिटिव और दूसरी तरफ इलेक्ट्रिक पास नेगेटिव। यहाँ डायरेक्शन नाम की बीमारी है ही नहीं, यहाँ डायरेक्शन है ही नहीं, तो पॉजिटिव दोनों तरफ पॉजिटिव पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरफ नेगेटिव नेगेटिव पोटेंशियल मारेगा। क्लियर है? चलिए, तो बच्चों ये पहला मेंबर था अपना, हमें पोटेंशियल के बारे में पढ़ना था। आज की क्लास हम खत्म करते हैं, पोटेंशियल पढ़ रहे थे। पोटेंशियल में पहला मेंबर पॉइंट चार्ज और उससे रिलेटेड सभी क्वेश्चन मैंने खत्म कर दिए हैं। अगले लेक्चर में आगे कंटिन्यू करेंगे। अच्छा, एक और बात सुने, कल के लिए एक मैसेज सुने आप लोग। कल जो है एक टीचर जो है उनकी, तो उनको कुछ काम है तो वो छुट्टी पर रहेंगे। एक सेकंड, नंबर ये है 9414296567। ओके, ध्यान दें, कल एक टीचर है जगदीप सिंह सर पढ़ा रहे होंगे ना आपको, बायोलॉजी के सर हैं, तो उनको कुछ काम है, वो किसी वजह से छुट्टी पे है, तो इसलिए कल उनकी क्लासेस भी मैं ही लूंगा। आपको जानकर बहुत खुशी हो रही होगी। तो कल इवनिंग में मेरी क्लासेस एज यूजुअल होंगी सही, और कल सुबह भी मैं ही क्लास लूंगा। तो कल आप मुझे 2 बार झेलने वाले हैं, कल आप मुझे 2 बार झेलने वाले हैं। शाम को भी आप मुझे झेलेंगे और सुबह भी आप लोग मुझे झेलेंगे। सुन लिया आप लोगों ने? और जैसा भी आपको लग रहा है, बुरा लग रहा है तो भी कुछ नहीं कर सकते, और अच्छा लग रहा है तो भी कुछ नहीं कर सकते। हाँ, झेल लेंगे। वेरी गुड, आपने मेरा मनोबल बढ़ा दिया है। कुछ लोग कह रहे हैं कि झेल लेंगे, बहुत अच्छी बात है। चलो, मैं मोटिवेटेड हुआ, ठीक है ना? तो ये केवल कल कल के लिए है, सर को कुछ काम होगा इसलिए वो कल क्लास नहीं ले पाएंगे। तो आप लोगों का टाइम खराब ना हो, इसीलिए हम लोगों ने ऐसा प्लान किया है कि उनकी क्लासेस भी कल मैं ले लूंगा। यानी कल शाम भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे, कल सुबह भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे, कल शाम भी आप मुझे झेलेंगे, और आज कल सुबह भी आप मुझे झेलेंगे। सुन लिया आप लोगों ने? चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। आज की क्लास खत्म करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। ओके, फटाफट से मैं अपलोड कर देता हूँ ये सारा कार्यक्रम। खुश रहें, खुश रहें। वेरी गुड। चलो, आपने बोल दिया कि कोई दिक्कत नहीं है, पता है मेरा बहुत मनोबल बढ़ गया। मैं सोच रहा था कि पता नहीं बच्चे लोग क्या करने वाले हैं ना। हाँ जी, गोसिया फातिमा, थैंक यू, थैंक यू। उज्जवल, गोसिया, फातिमा, अजय, प्रशांत, कुमावत, मजे आ रहे हैं ना? कोई दिक्कत नहीं ना? क्लास में एंजॉय करो, और क्या, पढ़ते भी रहो और मजे भी करो। डोंट वरी, सब चमका देंगे सब्जेक्ट को। थैंक यू मनिका, थैंक यू, थैंक यू। चलिए बच्चों, मैंने लेक्चर अपलोड कर दिया है, आप उस लिंक पे जाकर वो देख सकते हैं, ठीक है? विशाल, देखो क्या होता है अभी, गवर्नमेंट की क्या गाइडलाइन आती है, या जो भी सिचुएशन है वो क्या होती है, वो देखते हैं, है ना?
वैष्णवी चिंता मत करो, सब अच्छा होगा। आप पढ़ती रहो, आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे, सब क्लियर। आप ज्यादा सुनोगे तो जितना फायदे में रहोगे। क्या होता है ना, कुछ बच्चे क्या है कि दुनिया भर की खुरापात ज्यादा दिमाग में आती है, ये वो। आप सुनो, आप सुनोगे तो आपके दिमाग में जितने क्वेश्चन आ सकते हैं, हमें पता है स्टूडेंट के दिमाग में कहाँ कहाँ क्या क्या क्वेश्चन आते हैं, हम सबको क्लियरिफाई करते हुए चलेंगे। डोंट वरी, आप सिर्फ सुनो। मैं बता रहा हूँ आपको, सिर्फ सुनते रहोगे तो एकदम सब्जेक्ट चमका दूंगा मैं आपको। जो मेरे को पढ़ाने को बोलेंगे मैं उनको चमका दूंगा। समझ में आ गई बात? एकदम बढ़िया कर देंगे, डोंट वरी, सिर्फ सुनना है आपको। एकदम होता है ना एक्सेप्टेंस, आने दो, आने दो। ठीक है, तो एकदम सरेंडर करके बैठना है कि ठीक है भैया पढ़ाओ, तो अपने आप सब समझ में आने लग जाएगा। डोंट वरी। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू। क्लास खत्म करते हैं। थैंक यू।